तो कहानी की शुरुआत में हम एक मैजिकल दुनिया को देखते हैं जहाँ पर कोई भी काम मैजिक के बिना नहीं होता। यहाँ तक कि लोगों का सोशल स्टेटस भी उनकी मैजिकल एबिलिटी से डिसाइड होता है और ऐसा माना जाता है कि ये ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है। इस दुनिया में आपको उड़ते हुए ड्रैगन्स मिल जाएंगे, झाड़ू पर उड़ते हुए लोग मिल जाएंगे और हर एक बंदा यहाँ पर मैजिक यूज कर सकता है सिवाय एक लड़के के। दूर कहीं जंगल के बीच हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम मैश है जो कि भारी भरकम वेट्स से वर्कआउट कर रहा होता है और उसे देखकर जंगल के जानवर हैरान रह जाते हैं। ये बंदा इस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है जैसे इसके लिए कुछ होता ही नहीं भाई ये वेट। और अब रोज की तरह अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद घर जाने से पहले ये बंदा अपने फेवरेट क्रीम पफ्स खाता है। और इसके बाद जंगल के बीचों बीच हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर रिग्रो नाम का एक ओल्ड मैन मैजिक का यूज करके अपने लिए कॉफी तैयार कर रहा होता है। और जैसे ही रिग्रो अपनी कॉफी पीने लगता है तो वो देखता है कि मैश वहाँ पर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना। मैश के फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। बेवकूफ, तुम्हें अभी तक इतना नहीं पता चला? कितने सालों से रह रहे हो मेरे साथ? तुम्हें दरवाजा खोलना नहीं आता? क्या बोलूं? मैश उनसे कहता है आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। और अब दरवाजे को फिक्स करने के चक्कर में मैश उसे जोर जोर से गलत एंगल पर मारने लगता है और उसके फादर उससे चिल्लाकर कहते हैं नहीं, ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? अरे नहीं, रुको रुको, इसको टेढ़ा करो। लेकिन मैश उनकी कोई बात नहीं सुनता और उस दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ देता है। और वो फिर से कहता है माफ कीजिएगा डैड, मैं इसे ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और अब उसके डैड उसे बोलते हैं क्या करूं भाई मैं तुम्हारा, छोड़ो कोई फायदा नहीं तुम्हें बोल के। और इसके बाद वो उसको कॉफी सर्व करते हैं और मैश से पूछते हैं तो मैश अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली तुमने आज की? और मैश उनसे पूछता है जी डैड, पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, मुझे हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग की क्यों करनी पड़ती है? और ये सुनकर उसके फादर चुप हो जाते हैं क्योंकि मैश दूसरों की तरह मैजिक यूज नहीं कर सकता। इस दुनिया में हर एक बंदा मैजिक यूज कर सकता है सिवाय मैश के, और इसीलिए उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और उसे ये कहकर टाल देता कि हाँ मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, सुनो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और मुझसे वादा करो मैं जब तक वापस नहीं आता तुम यहाँ से नहीं जाओगे, समझ गए ना? तुम अकेले शहर में मत चले जाना तुम। मैश कहता है नहीं नहीं डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन मैश का ये प्रॉमिस ज्यादा देर तक नहीं टिकता और वो एक बेकरी का एडवर्टीजमेंट देखता है क्रीम पफ्स का, और उसकी क्रीम पफ्स बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहे होते हैं शहर में। और अब इससे रुका नहीं जाता और भागते हुए शहर की तरफ जाने लगता है और अपनी हुडी को पहनकर शहर में चला जाता है। और वो शहर में जाकर देखता है कि लोग अपने हर एक काम के लिए मैजिक का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन मैश इससे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता और बोलता है ये क्या, इन्हें तो हर चीज में मैजिक यूज करना है, तो हाथ किस लिए दिए हैं तुम्हें? अब बेकरी वाली शॉप पर पहुंचकर मैश अपने फेवरेट क्रीम पफ्स ऑर्डर करता है। लेकिन जब वो उस शॉपकीपर को कॉइन्स देता है तो उन कॉइन्स का शेप बिगड़ा होता है। मैश उससे माफी मांगता है मुझे माफ करना, शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया, लगता है ये कॉइन्स मेरी मुट्ठी के अंदर दबकर टूट गए। शॉपकीपर ये सोचकर हैरान रह जाता है भाई साहब ये कैसे हो सकता है भाई, इसने अपनी मुट्ठी से ही मोड़ दिए ने। और मैश सॉरी बोलते हुए उनका शेप वापस से ठीक कर देता है, जिसे देखकर वो शॉपकीपर इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो जोर से चिल्लाने लग जाता है। और अब जैसे ही मैश वहाँ से जाने लगता है तभी तेज हवा के झोंके से उसका लाल दुपट्टा उसके सिर से हट जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं आसपास के, क्योंकि मैश के चेहरे पर मैजिक मार्क नहीं होता। दरअसल इस दुनिया में जो भी इंसान मैजिक यूज कर सकता है उसके चेहरे पर एक मार्क होता है, लेकिन मैश के चेहरे पर कोई भी निशान नहीं था। और दूसरी तरफ हम ब्रैड को देखते हैं जो कि एक मैजिक पुलिस ऑफिसर है और वो एक न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ता है कि इस साल का डिवाइन विजनरी मैजिक एकेडमी का एक सेकंड ईयर स्टूडेंट रीन होता है। अब डिवाइन विजनरी का जो टाइटल होता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि मैजिक यूज करने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और इस टाइटल को पाकर उन्हें काफी ज्यादा नेम और फेम मिलता है और साथ में बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। और ब्रैड अपनी स्टडी सी लाइफ को एक स्टूडेंट के साथ कंपेयर करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एक प्रिजनर एक लॉकअप के अंदर बंद होता है और ब्रैड से सॉरी मांग रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैंने जानबूझकर वो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ छोटी सी चोरी की थी। और ये सुनकर ब्रैड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इस कैदी के चक्कर में उसका काम और ज्यादा बढ़ गया और उसे पनिश करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है और उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लड़का शहर में बिना किसी मैजिक मार्क के घूम रहा है। और इस तरफ हम मैश को देखते हैं, भाई क्या ये कितना फनी लग रहा है क्रीम पफ खाता हुआ, और क्रीम पफ खाते हुए घर की तरफ जाने लगता है। और रास्ते में सभी लोग उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और तभी मैश एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है चलते चलते। इस ऑफिसर ने दारू पी होती है और उसे कहता है ओए लड़के, तुझे दिखता नहीं, ये देख तूने क्या किया, अब मुझे इसे धोकर वापस कर। और तभी मैश उस ऑफिसर की शर्ट को फाड़ देता है और कहता है ठीक है ऑफिसर, मैं इसे आपको धोकर वापस कर दूंगा। और वो ऑफिसर मैश पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ब्रैड आ जाता है और उससे पूछता है हाँ भी क्या चल रहा है यहाँ पे? और वो ऑफिसर मैश को देखता है और वो समझ जाता है कि यही है वो लड़का बिना मार्क वाला। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछताछ कर पाता तभी मैश के फादर वहाँ पर गोली की रफ्तार से आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं और रास्ते में भागते हुए उस ऑफिसर से कहते हैं इसे माफ कर देना, ये थोड़ा नादान है, और उसे उठाकर भाग जाते हैं वहाँ से। और ये देखकर ब्रैड एक मैजिक बर्ड बनाता है मैजिक यूज करके और उनके पीछे लगा देता है उन्हें। और अब मैश और उसके फादर घर पहुंच जाते हैं और उसके फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि उसके मना करने के बावजूद भी वो अकेले
अकेले शहर में क्यों गया। मैश अपने फादर से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर देना डैड, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब ये देखकर कि इस मैश को अपनी गलती का पछतावा है, उसके फादर थोड़ा शांत होते हैं और उसे पनिशमेंट के तौर पर फिर से अपनी सुबह वाली ट्रेनिंग को दोबारा से रिपीट करने के लिए बोलते हैं। और जाने से पहले मैश उन्हें बाकी के क्रीम पफ्स दे देता है जो कि वो लाया था। और अब मैश ट्रेनिंग के लिए वहां से चला जाता है। और अब मैश के फादर सोचते हैं मन में, नहीं, मुझे मैश के साथ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैश जिस एज का है उस एज में बच्चों का मन करता ही है कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे। लेकिन मैं इसे कैसे समझाऊं, ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है, हम उस शहर से इतनी दूर इस जंगल में रहते हैं। और तभी मैश के फादर की नजर खिड़की के बाहर जाती है और वहाँ पर वो एक मैजिक बर्ड को बैठा हुआ देखते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कोई उनका घर तोड़कर अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि ये ब्रैड होता है और अपने साथ 2 ऑफिसर्स को भी लाया होता है। और मैश के फादर से कहता है, हाँ तो कहाँ है वो बिना मार्क वाला लड़का, जरा बुलाओ तो उसे। और वहीं दूसरी तरफ मैश अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। भाई कैसे कर रहा है ये क्या मजाक है भाई, मतलब फिजिक्स तो कुछ होती नहीं है, कुछ भी कर रहा है ये तो। और मैश अपना वर्कआउट 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर लेता पूरा। और अब एक्सरसाइज खत्म करने के बाद वो घर की तरफ जाने लगता है और गाना गाते गाते अपने घर की तरफ पहुंचता है। लग दी मैनू जी में अब रांधी को है, ये क्या करना था, इसे धक्का देना था या खींचना था, अरे भूल गया मैं तो, शिट। और तभी उसे कमरे के अंदर से ऑफिसर ब्रैड की आवाज सुनाई देती है जो कि मैजिक यूज करते हुए उसके फादर को धमका रहा होता है। मैश दरवाजे में खड़ा हुआ सारी बातें सुनने लगता है। ब्रैड कहता है, जो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते वो इस मैजिकल दुनिया में नहीं रह सकते, और अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो उनको खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है, ताकि ऐसे ही बिना मैजिक वाले लोग फ्यूचर में और पैदा ना हो। जल्दी बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा। लेकिन मैश के फादर उससे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर ब्रैड उन्हें जोर से नीचे फेंकता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है उस मैश के लिए तुम्हें बहुत ही कड़ी सजा मिल सकती है। और तभी रैग्रो को एक फ्लैशबैक दिखाई देती और हम रैग्रो के चाइल्डहुड को देखते हैं। रैग्रो को बचपन से ही एक फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता था उसकी फैमिली के द्वारा, क्योंकि वो मैजिक करने में बहुत ज्यादा कमजोर था। और बड़े होते होते वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो एक दिन सुसाइड करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और उसे किसी ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके चेहरे पर कोई मैजिक मार्क नहीं था और उसे भी रैग्रो की तरह सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया होता है। और उस दिन रैग्रो को पहली बार ऐसा फील होता है कि किसी को उसकी जरूरत है। भले ही उसका इस बच्चे से कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमेशा इस बच्चे को एक पिता की तरह रखेगा और इस बच्चे का नाम मैश रखता है। और तभी वो पुलिस ऑफिसर रैग्रो के पास आता है और उसे कहता है, कहाँ है वो लड़का, जल्दी बताओ मुझे। लेकिन रैग्रो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, भाई अभी रात हो रही है तो मैं चिल्ला तो नहीं सकता, पर कोई नहीं, ट्राई करता हूँ। मैश, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो यहाँ से भाग जाओ, अंदर मत आना। और ब्रैड गुस्से में उसे लाते मारने लगता है। मैश दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और ब्रैड के एक साथी पुलिस ऑफिसर को एक जोरदार पंच मारता है और अब उस ऑफिसर के पास आता है और फिर से इसकी शर्ट फाड़ देता है और उसके मुंह पर चांटे मारने लगता है और इसे 100 से भी ज्यादा थप्पड़ मारता है और एक फाइनल थप्पड़ मारकर उसे साइड में कर देता है। रैग्रो मैश से कहता है, मैश, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ से भाग जाओ, तुम भागे क्यों नहीं। और मैश उन्हें बोलता है, डैड आप ही मेरा सब कुछ हो, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मेरे डैड को परेशान मत करो वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और ब्रैड उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है, तू मारेगा मुझे, मैजिक तो यूज कर नहीं सकता तू, बिना मैजिक के रहेगा मुझे, बच्चे बहुत मुश्किल है मुझे हराना, तू नहीं हरा सकता मुझे। और ब्रैड अपनी जादुई छड़ी घुमाकर मैश पर एक हमला करने लगता है, लेकिन मैश उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है, जिसे देखकर ब्रैड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अभी जो उसने अटैक किया होता है उसने इसी सेम अटैक का यूज कर उसने एक बहुत बड़े ड्रैगन को मारा होता है पास्ट में, लेकिन उसके इस अटैक का मैश पर कोई भी असर नहीं होता। अब इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से हमला करता है उस पर, लेकिन मैश उसे भी अपने हाथों से ही डॉज कर लेता है और अब इसके बाद वो मैश पर लगातार हमले करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये मैश उसके अटैक से जगलिंग करने लगता है और फिर फुटबॉल की तरह उससे खेलने लगता है। और अब इसके बाद वो रैग्रो की जादुई छड़ी ब्रैड के ऊपर मारता है जो कि उसके फेस को कट करते हुए पीछे दीवार पर जाकर लगती है और ब्रैड ये देखकर बौखला जाता है, उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वो नीचे घुटनों पर बैठ जाता है और हार मान जाता है। और रैग्रो को ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है और मैश ब्रैड को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे डैड को दोबारा से परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर ब्रैड फिर से हंसने लग जाता है और बोलता है, चलो ठीक है, एक डील करते हैं, अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं अभी तुम्हें बोलने वाला हूँ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को एक शांति भरी जिंदगी जीने दूंगा। ब्रैड उसे बताता है, हर साल एक स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी बनाया जाता है, मैश को बस इतना करना है कि एक मैजिक स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है और डिवाइन विजनरी बनना है, क्योंकि डिवाइन विजनरी बनने वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारी रिस्पेक्ट के साथ साथ पैसा भी दिया जाता है और ब्रैड को मैश से पैसे ही चाहिए होते हैं। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बेटे मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। अब मैश थोड़ा सा सोचता है और उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बस अपने फादर के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। और अब ब्रैड की हेल्प से वो एक फेक मार्क बना लेता है अपने चेहरे पर और मैजिक एकेडमी का फॉर्म भी भर लेता है और मैजिक एकेडमी में चला जाता है, जो कि बिना मैजिकल पावर से दुनिया का सबसे बेस्ट मैजिशियन बनने की ठानता है। अब इसके बाद हम ईस्टर्न मैजिक
एकेडमी को देखते हैं, जो कि सबसे पुराना और जाना माना मैजिकल स्कूल होता है। और इसी प्लेस से दुनिया के सबसे बेस्ट मैजिशियंस बनकर बाहर निकलते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक फील्ड के अंदर खड़े होते हैं बहुत बड़ी। और आज ही मैजिकल एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि जेई और नीट के एग्जाम से भी बहुत ज्यादा टफ होता है। और सिर्फ 3% बच्चे ही इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। इसीलिए जिसके पास सबसे ज्यादा खतरनाक मैजिक पावर्स होंगी उन्हें ही इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन मैश, जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर ही नहीं है, वो भी इस एग्जाम को देने के लिए रेडी होता है। और इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाला एक एग्जामिनर खिड़की से बाहर देख रहा होता है। इस बंदे का नाम है लूची और उन सभी स्टूडेंट्स को देखता है। लेकिन तभी से जोर जोर से धम धम की आवाज सुनाई देती है और सोचता है अबे ये कैसी आवाज है? और जैसे ही वो बाहर देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये मैश भारी भरकम वेट उठाकर वर्कआउट कर रहा होता है। और लूची सोच रहा होता है कि पागल वागल है, ये मैजिकल टेस्ट है भाई, ये क्या कर रहा है, ये फिजिकल वर्कआउट क्या कर रही है, ये क्या देख लिया भाई मैंने। वो दोबारा उसकी तरफ देखता है और मैश अपनी एक इनविजिबल चेयर बनाकर फिटनेस बुक पढ़ रहा होता है। ये तो पहले राउंड में फेल हो जाएगा। और तभी हम पीछे मैश के फादर और ब्रैड को भी देखते हैं, जो कि मैश पर छुप कर नजर रखे हुए थे। और ये भाई बहुत बढ़िया, हाँ इससे क्या ही पता चलेगा, बिल्कुल पेड़ जैसे तो लग रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। मैश के फादर को डाउट होता है और ब्रैड से पूछते हैं, ओ भाई सुने, बिना मैजिकल पावर के कैसे जीतेगा ये? लेकिन ब्रैड को पूरा यकीन होता है, अरे 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 तुम चिंता मत करो, कर लेगा ये, कर लेगा। हमने इसके चेहरे पर एक मार्क तो बना दिया है, किसी को पता नहीं चलेगा, बस इसे किसी तरह से इस एग्जाम को पास करना है। और अब थोड़ी देर बाद लूची वहाँ पर आता है उन सभी स्टूडेंट के सामने और उसकी एंट्री को देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। लेकिन मैश उसकी एंट्री से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और लूची से कहता है ये कैसी बकवास एंट्री है, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता। और उसकी बात सुनकर लूची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सोचता है इसे नहीं मैं पास करने वाला। और अब लूची एग्जाम के फर्स्ट राउंड को स्टार्ट कर देता है और जैसे ही एक जादुई छड़ी घुमाता है तो ग्राउंड के नीचे से बहुत सारे टेबल्स बाहर निकलते हैं और कुछ टेस्ट पेपर्स आसमान से नीचे गिरते हैं जमीन पर। और मैश लूची से पूछता है कि उसने पहले ही क्यों नहीं करा भाई सब कुछ तैयारी वगैरह। और उसकी बात सुन के लूची को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूची सोचता है कि सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम को पास कर पाते हैं, इस मैश का तो कोई चांस नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है इसको बोल के छोड़ो। और अब सभी लोग अपनी सीट पर बैठते हैं एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए और इसको पूरा करने के लिए सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। और जैसे ही वो लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वो सारे के सारे जो इनके वर्ड्स होते हैं वो सबके सब उनकी आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं स्टूडेंट्स के। लूची बोलता है कि उसने पेपर में मैजिक का यूज किया है और अगर उन्हें इस एग्जाम को पास करना है तो उन क्वेश्चंस को घूमने से रोकना होगा तुम्हें और उन्हें एक लाइन में सही से अरेंज कर दो। मैश उस क्वेश्चन पेपर पर घूमते हुए लेटर्स को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो लेटर्स उसकी कोई बात नहीं सुनते और फ्रस्ट्रेशन में अपना पेन तोड़ देता है और उसके डर से सभी के सभी लेटर्स अपने आप ही सही जगह पर अलाइन हो जाते हैं। और मैश उस पेपर को लूची को पकड़ा देता है और लूची शॉक्ड रह जाता है कि इस एग्जाम को पास कर लिया है मैश ने, ये कैसे हो गया भाई, अब मजाक है क्या। और इसके बाद मैश अपने हर एक टेस्ट को अपनी फिजिकल एबिलिटी का यूज करते हुए ही पास करने लगता है, वो भी बिना किसी मैजिकल पावर के। ये देखकर लूची चिढ़ जाता है, उसे लगता है कि इस मैश ने हमारे एंट्रेंस एग्जाम का मजाक बना के रख दिया है। और अब नेक्स्ट एग्जाम में लूची एक बहुत बड़ा सा भूल भुलैया बना देता है और स्टूडेंट्स को बोलता है कि उन्हें 30 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से बाहर निकलना होगा। और लूची उन्हें वार्न भी करता है कि रास्ते में उन्हें बहुत सारे ट्रैप्स भी मिलेंगे जो उन्हें बाहर निकलने से रोकेंगे। और अब जैसे ही मैश उस भूल भुलैया के अंदर जाता है तभी एक लेमन नाम की लड़की उसके पास आती है और कहती है कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम यहाँ से जल्दी बाहर जा पाएंगे। लेकिन अपनी बेवकूफियों की वजह से वो बार बार किसी न किसी ट्रैप वगैरह में फंसती रहती है, जिसे देखकर मैश को भी अब उस पर डाउट होने लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं होने वाला इससे, ये मेरे को भी नहीं निकलने देगी बाहर तो ऐसे। अब जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तभी लेमन अपने मैजिक से उसके दोनों हाथ पांव लॉक कर देती है और कहती है कि वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैश को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकती। लेकिन मैश उस लॉक को तोड़ते हुए ये कहकर वहाँ से भाग जाता है कि उसका भी कोई पर्सनल रीजन है, मुझे जल्दी बाहर निकलना है यहाँ से, चलो बाय बाय, ओके टाटा। और इससे पहले कि लेमन उसे किसी और तरीके से रोक पाती तभी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है जिसने एक मास्क पहना होता है पिरामिड वाला। और वो मॉन्स्टर उससे एक रिडल के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाती और वो लेमन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी मैश वहाँ पर आता है और उस मॉन्स्टर के फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लेमन उससे पूछती है तुमने मेरी हेल्प क्यों की? और मैश कहते कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हुआ इसीलिए मैं वापस आ गया। और अब लेमन उसे कहती कि चलो ठीक है तुम वापस तो आ गए पर अब इतना टाइम नहीं बचा हमारे पास, हम समय खत्म होने से पहले यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और ये सुनकर मैश उन भूल भुलैया की दीवारों को पंच मारते हुए वहाँ से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो दीवारें 1 मीटर मोटी और किसी भी तरह के मैजिक वगैरह से नहीं टूट सकती थी। और मैश टाइम खत्म होने से पहले ही अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। लूची इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो लगा था कि मैश इस एग्जाम में पक्का फेल हो जाएगा। और तभी दूर से एकेडमी का हेड मास्टर ये सब देख रहा होता है और मैश को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसने तो चीटिंग किया भाई, और ये सभी लोग इस पर चिल्लाने लगते हैं और उसे कहते हैं ओ भाई घर जा, तू चीटिंग कर रहा है, हट हट हट, ये थोड़ी होता भाई। लेकिन लेमन आगे आकर उन्हें चुप होने को कहती है और कहती है कि ये सब उसकी ही गलती है। लूची उसे चुप करने के लिए कहता है और उसे धमकाता भी है, लेकिन लेमन फिर भी सबको सच्चाई बता देती है कि लूची ने ही उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्कूल में एडमिशन देगा अगर वो मैश को रोक कर रखेगी इस भूल भुलैया का टाइम खत्म होने तक और उसे बाहर नहीं निकलने देगी। और वो उसकी बात इसलिए मानी क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है और अगर वो इस मैजिकल एकेडमी में एडमिशन लेती है तो उनकी हालत थोड़ी सी सुधर जाएगी। और ये सुनकर लूची इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे
उसी ने लेमन को ये सब करने के लिए कहा था, क्योंकि मैश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन वो लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एग्जामिनर तो लूची ही होता है और वो जिसे चाहे उसे फेल कर सकता है। इसीलिए वो लेमन और मैश दोनों को ही फेल करने लगता है। और जैसे ही वो अपनी मैजिकल छड़ी निकालता है, तभी मैश उसकी तरफ आता है और उसकी छड़ी को ही तोड़ देता है और कहता है, प्रोफेसर अब बहुत हुआ। और उसके बिहेवियर को देखकर बाकी के सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर से बिल्कुल भी नहीं डरा। और इससे पहले कि लूची कुछ और कर पाता, तभी एकेडमी का हेडमास्टर वहां पर आ जाता है और लूची को रोकते हुए बोलता है, फाइनल एग्जाम अब मैं ही लूंगा और लूची तुम एग्जाम के बाद मुझे ऑफिस में मिलना, कुछ बात करनी है। और मैश को एक फाइनल इंटरव्यू के लिए लेकर जाया जाता है और मैश एक बड़े से हॉल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहाँ का हेडमास्टर उससे इंटरव्यू लेता है और उससे पूछता है, हाँ तो मैश तुम क्यों आए हो यहाँ पर, इस मैजिकल एकेडमी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो। और मैश उन्हें जवाब देता है कि वो अपने फादर के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर एडमिशन लेने आया है। और फिर वो पूछता है कि वो लेमन की हेल्प करने के लिए क्यों रुका, क्योंकि एग्जाम को खत्म होने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा था, तो फिर भी तुमने उसकी मदद क्यों की। तो मैश कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करता तो बाद में उसे इस बात का बहुत पछतावा होता। और हेडमास्टर को उसका जवाब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और कहता है कि मैश ऐसे लोगों में से है जो कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है। और बोलता है मैश ने उस मॉन्स्टर से लड़ने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, और अगर वो उस मॉन्स्टर को नहीं भी हरा पाता तब भी इसने कोशिश की। और हेडमास्टर से बोलता है, लगता है तुम्हें पता नहीं है ये दुनिया कैसे चलती है बच्चे, दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है तो तब तुम क्या करोगे। और तभी वो अपने मैजिक से एक स्पेल को क्रिएट करता है जिसमें एक धारदार ब्लेड होती है जो कि एक डॉल की दिशा में होती है। और ये देखकर मैश बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हेडमास्टर बताता है कि ये एक एंशिएंट स्पेल है जो कि किसी टारगेटेड इंसान की सबसे करीबी पर्सन की सोल को इस डॉल में ट्रांसफर कर देती है। और तभी मैश के फादर बेहोश हो जाते हैं और उनकी आत्मा उस डॉल के अंदर चली जाती है। हेडमास्टर बोलता है कि अगर ये ब्लेड इस डॉल को लग गई जिसमें ये सोल है तो उस इंसान की आत्मा कभी भी उसकी बॉडी में वापस नहीं जा पाएगी। मैश उस ब्लेड को पंच करता है ताकि वो रुक जाए, लेकिन उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकता और अपना हाथ उस ब्लेड के नीचे रख देता है ताकि उस डॉल के ऊपर वो ब्लेड ना लग पाए, और इस तरह से वो उसे रोक लेता है। और वहाँ पर मौजूद सभी टीचर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि मैश कितना ज्यादा बहादुर है। और वो हेडमास्टर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी इंप्रेस होता है और उसे लगता है कि मैश एक बहुत ही अच्छा इंसान है और हमेशा लोगों की हेल्प करता है और वो डिवाइन विजनरी बनने के लायक है। इसके बाद वो हेडमास्टर उस स्पेल को डीएक्टिवेट कर देता है और मैश को बोलता है, ये तुम्हारा सिर्फ एक टेस्ट था बच्चे। और हेडमास्टर पूरे रूम को कैंडल से रोशन कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें परखने के लिए ये सब कर रहा था। और मैश बोलता है, हेडमास्टर जी अगर आप मेरे साथ कभी फाइट करोगे ना तो मैं आपको एक मुक्के में हरा दूंगा। और वहाँ पर मौजूद सभी टीचर्स हेडमास्टर से ऐसे बात करने के लिए उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन हेडमास्टर उसकी बात सुनकर हंसने लग जाता है और उसे कहता है, ठीक है बच्चे तुम पास होते हो। इसके बाद वो मैश की डैड की आत्मा को भी उनकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैश की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और टीचर उन्हें मैजिक का यूज करके एक लॉक खोलना सिखाती है, लेकिन मैश उस लॉक को अपने हाथों से ही तोड़ देता है, जिसपे वो टीचर चिढ़ जाती है और उसे याद दिलाती है, ओए ओ लड़के तू मैजिक की क्लास में है, यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज नहीं चल रही है। और मैश बोलता है, पर टीचर मैं तो मैजिक यूज करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और उसकी टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, ओए देखो मैजिक यूज करना था, तू आया कैसे यहाँ पे। और तभी एक फिन नाम का लड़का जो ये सब कुछ देख रहा होता है सोचता है कि भाई क्या ये मैश, मुझे तो इससे दूर ही रहना चाहिए भाई। और तभी कुछ सीनियर्स क्लासरूम के अंदर एक स्माइल देकर झांक रहे होते हैं। इसके बाद फिन अपने हॉस्टल रूम के अंदर जाने लगता है और सोचता है, भाई ये मैश मेरा रूममेट ना हो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, भगवान प्लीज हेल्प करो मेरी। और अपने रूम में जाकर वो देखता है कि दरवाजा ही नहीं होता और पीछे मुड़कर देखता है कि मैश ने दरवाजे को पकड़ा होता है अपने हाथों में। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और कुछ देर बाद मैश अपना वर्किंग आउटफिट पहनकर अपने मसल्स को शो करने लगता है उसे, जिसे देखकर फिन ये सोचता है कि ये तो मैजिक स्कूल है ना, तो ये फिजिकल पावर का क्या यूज है, पागल वागल है बंदा। इसके बाद मैश फिन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है हम डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हैं। और फिन उसे समझाता है, हाँ मैश उसके लिए तुम्हें गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे करने होंगे और इसके लिए तुम्हें एकेडमीज और दूसरी स्कूल एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन्स अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बनते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स नहीं आते तो स्कूल से तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये सुनकर मैश निराश होकर अपना सर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो फिन को एक क्रीम पफ देता है और मैश फिन से पूछता है कि वो नेक्स्ट क्लास के लिए क्या अपना झाड़ू दे सकता है उसे, क्योंकि वो एक पेड़ के तने को गलती से झाड़ू समझकर ले आया था। फिन ये देखकर हैरान रह जाता है, भाई क्या बंदा ये पागल वागल है क्या, लेकिन फिर भी वो अपना झाड़ू देने के लिए मान जाता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं मैजिक राइडिंग लेसन्स के लिए और टीचर उन सबको एक्सप्लेन करती है कि झाड़ू को उड़ाने के लिए पहले उन्हें अपनी मैजिक एनर्जी को झाड़ू के अंदर डालना होगा और फिर इसे उड़ाने की कमांड देनी पड़ेगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने झाड़ू को उड़ने की कमांड देते हैं, लेकिन जब मैश ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसका झाड़ू उड़ना तो दूर अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक पावर्स नहीं होती है। और उसे वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर एक स्टूडेंट वहाँ पर आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जैसे एक झाड़ू नहीं उठता है ऐसे बनेगा तू रोडीज। मैश अपने पाँव को जोर से नीचे जमीन
जमीन पर मारता है और उस झाड़ू को उठा देता है, लेकिन उसे उड़ने की कमांड देने में लेट हो जाती है, जिसे देखकर वो स्टूडेंट हैरान रह जाता है और बोलता है, ओए ये तो चीटिंग है भाई, तुम्हारा झाड़ू कमांड देने से पहले कैसे उठ सकता है। लेकिन मैश ऐसे एक्ट करता है कि जैसे ये बंदा कोई पागल होता है और उसकी इसे कोई भी बात समझ नहीं आ रही है और वो स्टूडेंट आगे कुछ बोल पाता। तभी टीचर ब्रूम राइडिंग कंपटीशन का ऐलान करती है, ये जानने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा तेज झाड़ू उड़ा सकता है। और वो स्टूडेंट सोचता है कि क्यों ना मैं मैश को चैलेंज करूं, ये काफी अच्छा मौका है इसे नीचा दिखाने का। और वो मैश से एक बैट लगाता है कि जो भी इस कंपटीशन में हारेगा उसे जीतने वाले की हर एक बात माननी पड़ेगी, तब तक जब तक वो इस एकेडमी से पास नहीं हो जाता। मैश उसकी बात को मान लेता है और वो दोनों ब्रूम राइडिंग कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। वो स्टूडेंट सोचता है कि वो मैश को आसानी से हरा देगा क्योंकि वो मिडिल स्कूल से ही झाड़ू को अच्छे से उड़ाना जानता है। और तभी टीचर को मैश की शक्ल देखकर याद आता है, अरे ये तो वही है ना जिसने वो ताला तोड़ दिया था अपने हाथों का यूज करके, इसके पास कोई मैजिक भी नहीं है, हारेगा ये मुझे क्या बर। और अब जैसे ही टीचर रेस को स्टार्ट करती है, मैश तेजी से रेस को कुछ ही पल में खत्म कर देता है, जिसे देखकर बाकी के सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। और उसकी तेज स्पीड को देखकर टीचर खुशी से चिल्लाने लगती है, भाई साहब ये तो एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कैसे हो गया। और सभी स्टूडेंट्स इस बात से हैरान होते हैं, ये क्या देख लिया भाई हमने सच में। लेकिन फिन को पता होता है कि मैश कैसे जीता। दरअसल जैसे ही रेस स्टार्ट हुई थी, मैश ने जोर से झाड़ू को आगे की तरफ फेंका और फिर एक तेज स्पीड से उस झाड़ू की तरफ भागता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि वो झाड़ू हवा में है। लेकिन वो ये सब कुछ इतनी तेजी से करता है कि फिन को भी ये चीज इम्पॉसिबल सी लगती है। और तभी वो स्टूडेंट मैश की तरफ भागते हुए आता है जिसने उसके साथ बेट लगाई थी और उसे कहता है, ओ भाई तूने चीटिंग किया है। लेकिन मैश उससे बोलता है कि वो ये सब इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि तुम हार चुके हो और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैश उस पर दया खाकर उसे बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं। और वो आगे कुछ बोल पाता तभी केविल वहाँ पर आ जाता है और मैजिक का यूज करके उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो कुछ और ना बोल पाए। केविल मैश से सॉरी मांगता है उसके दोस्त के बिहेवियर के लिए और बाकी के सभी स्टूडेंट्स चुप होकर ये सब देख रहे होते हैं बस, और कहते हैं कि मैश केविल का नेक्स्ट टारगेट बन चुका है, अब ये नहीं बचने वाला भाई। और उन्हें मैश के लिए बहुत ही बुरा फील होता है और मैश खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन मैश उसका नाम सही से बोल नहीं पाता जो कि एक इंसल्ट से कम नहीं था। और पूरी की पूरी क्लास ये सुनकर चुप हो जाती है बिल्कुल। और केविल को मैश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश करता है, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे जादू से मजा चखाने के बारे में सोचता है। लेकिन टीचर बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और बोलती है, अबे ओ क्या कर रहे हो तुम, चलो क्लास में जाओ। और केविल मैश से कहता है, क्यों ना क्लास के बाद हम यहाँ पर आकर मिले दोबारा से। और अब क्लास के बाद केविल उस स्टूडेंट को अपने साथ ले जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है कि वो मैश से कैसे हार गया, उसकी हिम्मत कैसी हुई, तूने मेरी नाक कटा दी है। और दूसरी तरफ क्लास के बाद मैश फिन से केविल के बारे में पूछता है, भाई कौन था ये आइटम। और फिन उसे बताता है कि केविल के डैड मैजिक ब्यूरो में काफी ज्यादा हाई पोस्ट पर हैं और इस एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल उसके डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जो कोई भी केविल के खिलाफ जाता है तो उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए हर कोई उससे डरता है और उसकी हर बात मानता है। अब स्कूल के बाद मैश क्रीम पफ्स बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन जब वो क्रीम पफ बना रहा होता है तभी उसे लगता है कि शायद वो कुछ भूल रहा है। और सच में वो भूल गया था कि उसे क्लास के बाद केविल और उसके दोस्तों से मिलना था जो कि उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं फील्ड में। अब अगले दिन मैश नोटिस करता है कि उसकी बुक आधी फटी होती है। वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी केविल वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है, अरे तुम कल आए नहीं यार, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। और तभी मैश को याद आता है, अरे यार मैं सोच ही रहा था कुछ तो भूल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा था शिट। और वो केविल को इसके लिए सॉरी मांगता है और कहता है, सॉरी यार मैं कल ना क्रीम पफ बना रहा था तो मैं भूल गया। और ये सुनकर केविल को गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन वो जल्दी से बात को बदलते हुए बोलता है कि मैंने सुना है यार तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो। केविल यहाँ के वाइस प्रिंसिपल को अच्छे से जानता होता है और कहता है कि भाई मैं ना वाइस प्रिंसिपल से तेरी बात चलाता हूँ, मैं उसको बहुत सारी तारीफें कर दूंगा तेरी और इससे तुझे डिवाइन विजनरी बनने में हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। हाँ बस इसके बदले तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। और केविल की हरकतों से बेखबर मैश को उसका ये ऑफर अच्छा लगता है और पूछता है, हाँ ठीक है पर तुम मेरी हेल्प क्यों लेना चाहते हो। और केविल कहता है, भाई मुझे लगता है तुम एक अच्छे और फनी लड़के हो। और वो मैश को अपना सामान उठाने का काम देता है और उससे अपने जूते तक साफ करवाता है और उससे और भी काम करवाता है बहुत सारे। और इसके बाद मैश एक दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर से उसे अपनी बुक फटी हुई मिलती है और वो फिन से पूछता है, क्या तुम अपनी बुक शेयर कर सकते हो मेरे साथ। और जबरदस्ती फिन के साथ जाकर बैठ जाता है उसके मना करने के बावजूद भी। इसके बाद वो फिन को कुछ क्रीम पफ्स देता है और सोचता है कि कितना लकी है वो कि फिन जैसा इंसान उसका फ्रेंड है जिसकी हमेशा हेल्प करता है। और बाद में मैश केविल के लिए पानी लेकर आता है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे जमीन पर गिरा देता है और मैश को साफ करने के लिए बोलता है और उसका ऑर्डर मानते हुए फ्लोर को बहुत ज्यादा चमका देता है, इतना कि उसमें रिफ्लेक्शंस दिखने लग जाती हैं। भाई क्यों कर रहा है मैश इसके लिए इतना ये सब। और इसके बाद हमें पता चलता है कि फिन ने ही केविल के कहने पर मैश की बुक को फाड़ा होता है और अब वो उसे मैश के कपड़े जलाने को बोलता है, लेकिन इस बार फिन उसे मना कर देता है उसके ऑर्डर्स मानने के लिए। और केविल अपने जादू से उसे पनिश करते हुए नीचे जमीन पर गिरा देता है और केविल की बात ना मानने के लिए उसे माफी मांगने के लिए कहता है। तभी मैश को याद आता है, अरे फिन कहाँ गया। और वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो फिन से मिलता है तो उसे बहुत ही जख्मी हालत में मिलता है फिन। मैश उसके पास जाता है और उससे पूछता है, फिन क्या तुम ठीक हो। और तभी फिन रोने लग जाता है, सॉरी मैश, मैंने ही केविल के कहने पर तुम्हारी बुक्स फाड़ी थी, मुझे माफ कर देना यार। लेकिन जब तुमने उस दिन मुझे अपना दोस्त कहा तो ये बात मेरे मन को छू गई, मुझे माफ कर देना। और जिसके बाद मैश केविल के पास जाता है और उसका सर जमीन पर पटक देता है और कहता है, मेरे दोस्त को तंग किया तुमने, उससे माफी मांगो अभी इसी वक्त। और तभी वाइस प्रिंसिपल फरमान वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया जो भी यहाँ पर हुआ था। और मैश सोचता है, चलो ठीक है भाई अब इसको सजा मिल जाएगी इसकी हरकतों के लिए। लेकिन तभी
फरमान बोलता है, मैश इस समय तुम्हारी गलती है क्योंकि केवल के हाई स्टेटस की वजह से मैं उसका नाम खराब नहीं करना चाहता। और तभी मैश उसके मुंह पर भी लात मार देता है और उसे चुप करा देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन मैश समझाता है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस वाइस प्रिंसिपल को सच्चाई से दिक्कत होती है और मैश से बोलता है, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। और अब जैसे ही फरमान उसे पनिश करने के लिए अपनी छड़ी बाहर निकालता है, तभी मैश उसके सिर पर मिट्टी मार के उसे रोक लेता है और एक फ्लोर में गड्ढा बनाने लगता है और फरमान को उस गड्ढे के अंदर डाल देता है और उसे अंदर गाड़ देता है। बाद में मैश को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और हेडमास्टर से बोलता है, हाँ तो मैश, मुझे मैजिक ब्यूरो से ये ऑर्डर मिला है कि तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाए क्योंकि केविल मैजिक ब्यूरो के एक अपर रैंक ऑफिसर का बेटा है और जो कुछ भी तुमने केविल के साथ किया उससे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी हेडमास्टर उस नोटिस को जलाते हुए कहता है, पर नहीं, तुम जैसे बहुत ही कम लोग होते होंगे जो कि गलत के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लोग ही डिवाइन विजनरी बने क्योंकि मैजिकल वर्ल्ड को कंट्रोल करने की पावर एक डिवाइन विजनरी के अंदर ही होती है। और मैश उसे बताता है कि उसने पहले से ही डिवाइन विजनरी बनने का सोचा हुआ है और हेडमास्टर उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो बताता है कि उसे स्कूल एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे डिवाइन विजनरी बनने के लिए और सबसे ज्यादा कॉइन्स भी कलेक्ट करने होंगे। और फिर आगे मैश को बोलता है कि मैं वाइस प्रिंसिपल और मैजिक ब्यूरो को संभालूंगा ताकि वो लोग मैश के लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर पाए और तुम बस अपने कॉइन्स कलेक्ट करने में फोकस करो। और मैश वहाँ से बिना किसी पनिशमेंट के चला जाता है और दूसरी तरफ पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि मैश ने वाइस प्रिंसिपल और केविल की पिटाई की होती है। अगले दिन टॉम नाम का एक स्टूडेंट मैश के पास आता है और उनके साथ मिलकर एक मैच खेलने के लिए इनवाइट करता है और मैश बोलता है, पर मुझे तो झाड़ू उड़ाना बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन टॉम उसकी बातों को अनसुना कर देता है और मैच वाले दिन सभी स्टूडेंट्स उस मैच को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और प्लेयर्स अपने झाड़ू पर उड़ते हुए गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन मैश बेचारा नीचे खड़ा मैजिक के बिना झाड़ू भी नहीं उड़ा पाता और लोग उस पर अलग अलग तरह की चीजें फेंकने लगते हैं। अबे गेम स्टार्ट होगी, क्या कर रहा है ये तू, उड़ भाई, क्या हो गया तेरे को। और इसे देखकर मैश को लगता है, भाई क्या यार, कहाँ फंस गया मैं, इससे अच्छा मैं घर ही चला जाता हूँ। और तभी टीम का कैप्टन टॉम मैश को देखकर नीचे आता है और उसे गेम खेलने को एनकरेज करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो इसीलिए नहीं खेल रहा क्योंकि उसमें गेम को खेलने की एक्साइटमेंट कम है, उसे बस मोटिवेशन चाहिए। और वो मैश को याद दिलाता है, ओए तेरा तो सपना था ना नंबर 1 बनने का, चल खेल जल्दी। लेकिन मैश बोलता है, आए ये कब हुआ भाई, मैंने तो कभी बोला ही नहीं मुझे नंबर 1 बनना है। और टॉम मैश को एक बैम्बू का एग्जांपल देते हुए बोलता है, तुम्हें पता है एक बैम्बू हर तरह के क्लाइमेट में सर्वाइव कर जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और तुम्हें भी ऐसे ही एक बैम्बू की तरह स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, चलो अब खेलो मेरे साथ। और ये देखकर मैश को लगता है कि शायद ये पगला गया भाई कैप्टन, क्या कर रहा है ये हरकतें। और तभी टॉम को याद आता है कि उसने मैश को गेम के रूल्स तो बताए नहीं, इसलिए शायद वो गेम को नहीं खेल पा रहा और वो उसे समझाता है कि गेम बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दोनों टीम्स को झाड़ू पर सवार होकर बॉल को एक दूसरे से छीनना है और उनकी राइवल टीम्स के रिंग में डालकर स्कोर करना है। लेकिन इस गेम में झाड़ू उड़ाने के अलावा हम किसी और भी तरह के मैजिक का यूज नहीं कर सकते। अब ऑपोजिट टीम वालों ने 9 पॉइंट्स स्कोर कर लिए थे जबकि उनकी टीम के सिर्फ 4 ही थे और ये देखकर टॉम उस गेम को खेलने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वापस गेम में जाने के लिए अपने झाड़ू पर बैठ जाता है। और मैश इसे एक्सपेक्ट करता है कि वो जल्दी से इस गेम को खेलने के लिए उसे ज्वाइन करेगा। लेकिन तभी दूसरी टीम का कैप्टन वहां पर आता है और टॉम को बीच हवा में धक्का मारता है और नीचे गिरा देता है और टॉम को सपोर्ट करने वाली लड़कियां पागल हो जाती है देखकर। और वो लड़का जिसने टॉम को नीचे गिराया था वो उसे सॉरी बोलता है और मैश के पास जाता है और उसे बोलता है, हाँ भाई ठीक है तुम्हारा कैप्टन है। लेकिन कैप्टन बोलता है कि उसके हाथ में चोट लग चुकी है और अब वो शायद इस गेम को नहीं जीत पाएगा। और तभी हमें पता चलता है कि सामने वाली टीम एक और पॉइंट स्कोर कर लेती है। टॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि तुमने चीटिंग की है, ऐसे चीटिंग करके जीतोगे तुम, गलत बात है भैया। और कैप्टन बोलता है, गेम को जीतना ही तो है, जैसे मर्जी जीतो, ये सब कुछ बकवास है। और कैप्टन को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है और वो जानते हुए भी कि वो लोग बुरी तरह से हार रहे हैं, वो मैश को बोलता है कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, जीतना पड़ेगा हमें से। और अपोजिट टीम को लगता है कि उन्होंने काफी ज्यादा पॉइंट्स को स्कोर कर लिया है और वो इस गेम को आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन तभी मैश अपने हाथ में झाड़ू पकड़ता है और हवा में तेजी से छलांग मारता है। एक स्टूडेंट इशारा करते हुए बोलता है, वो ये देखो वो हवा में रुका हुआ है। लेकिन गौर से देखने में पता चलता है कि वो तो बस अपने झाड़ू पर बैठकर जोर से हवा में किक मार रहा होता है जिसकी वजह से वो हवा में फ्लोट कर पा रहा होता है। मैश फिर अपने टीममेट से बॉल पास करने के लिए बोलता है और तभी दूसरी टीम वाले उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, अबे ये तो अपनी झाड़ू को जगह से हिला भी नहीं पाएगा, और उसे बॉल छीनने के लिए उसकी तरफ पड़ते हैं। लेकिन मैश दूर से ही सामने वाली टीम की रिंग के अंदर फेंकता है बॉल को और एक पॉइंट बना लेता है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और सामने वाली टीम के बंदे सोचते हैं, अरे भाई नहीं जीत पाएंगे ये लोग, क्योंकि अभी भी वो 49 पॉइंट से उनसे पीछे होते हैं और टाइम भी बहुत ही कम बचा होता है। लेकिन एक बार बॉल को रिंग से फेंकने के बाद वो फिर से मैश के पास आ जाती है, बिल्कुल एक बूमरैंग की तरह। इसके बाद मैश अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से बॉल को रिंग के अंदर डालता है और कुछ ही देर में बहुत सारे पॉइंट्स स्कोर कर लेता है। और ये देखकर लेमन तो मैश की दीवानी ही हो जाती है और दोनों टीम की कैप्टन्स भी उसकी इस परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मैश की टीम को इस गेम का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें एक सिल्वर कॉइन मिलता है। अगले दिन मैश उस कॉइन को देखते हुए बोलता है, फिन इसकी शेप इतनी अजीब क्यों है। और तभी टॉम उनकी तरफ आता है और उसकी फैन गर्ल्स उसके लिए पागल हो रही होती है और टॉम की शक्ल को देखकर फिन को लगता है कि बहुत गुस्से में, भाई आज तो गया मैश। और वो आते ही मैश को गले से लगा देता है और उसे थैंक्स बोलता है कि उसने एन मौके पर आकर सही से खेल के उनकी टीम को बचा लिया, थैंक यू भाई, थैंक यू। और इसके बाद मैश की उस गेम को जीतने वाली खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है, जिसे लेंस नाम का एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है और उसे याद आता है कि ये मैश तो वही है ना, एंट्रेंस एग्जाम वाला लड़का। और उसकी पिक्चर को फाड़ते हुए बोलता है, इस बेवकूफ लड़के ने एग्जाम में उस लड़की की हेल्प करके खुद को रिस्क में डाला था, अब यही है मेरा नेक्स्ट टारगेट। और दूसरी तरफ क्लास में टॉम मैश को गेम की प्रैक्टिस के लिए
बुला रहा होता है और लेमन उसके और भी करीब आने के लिए अपने साथ पढ़ाई करने के लिए बोलती है, लेकिन मैश किसी भी चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। इसलिए वो फिन से कहता है, अरे भाई बचा ले यार मुझे, क्या है भाई ने क्या तकलीफ है। लेकिन फिन को उनके बीच में ना पड़ना पड़े इसलिए वो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी लैंस वहां पर आकर बोलता है, हाँ गाइस क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। और टॉम उसकी फीस पर 2 मैजिक मास्क को देखते हुए सोचता है, ये कौन है भाई, मैंने तो इसे कभी देखा नहीं पहले। और लेमन को याद आता है कि ये तो वही है ना जिसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था, और सोचती है अरे ये लैंस कितना ज्यादा क्यूट है। और तभी मैश लैंस को बोलता है, यहाँ पर हम कोई मजे नहीं कर रहे। और लैंस बोलता है, तो चलो भाई कुछ करते हैं ऐसा जिसमें मजा आएगा। मैश इसे सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और उससे पूछता है, तो क्या हम हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं। लैंस इस पर मना करते हुए अपने कोट में से एक बोतल निकालता है और कहता है, इसके अंदर मैजिक है। और जैसे ही वो उस बोतल को खोलता है तो वो टॉम, लेमन और फिन को उस बोतल के अंदर कैद कर लेता है। और मैश से कहता है, अगर तुम्हें अपने दोस्त वापस चाहिए तो मुझे जंगल में आके मिलना। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और गाइस इसके अगले पार्ट के लिए प्लीज 4000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल में मिलते हैं और मैश उसे पूछता है कि वो क्या चाहता है भाई, क्या है तेरे को। और लैंस उसे बताता है कि वो भी मैश की तरह कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसे एक फाइट में चैलेंज करना चाहता है जिसमें वो अपने अपने कॉइन्स को दांव पर लगाएंगे और जो भी जीतेगा कॉइन्स उसी के हो जाएंगे। अब लैंस के हाथों में 2 सिल्वर कॉइन देखकर टॉम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि 2 सिल्वर कॉइन्स होने का मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और हमें ये भी पता चलता है कि फेस के ऊपर जितने ज्यादा मैजिक मार्क्स होते हैं वो इंसान उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। लैंस के फेस पर 2 मार्क्स होते हैं, जिसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद लैंस मैश को फाइट करने के लिए बोलता है उसके साथ। अब लैंस के पास मैश के फ्रेंड्स होते हैं, तो मैश को उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और फिर वो मैश की बेवकूफी का मजाक उड़ाने लगता है कि उसने एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन उस लड़की को बचाने के लिए अपना एग्जाम ही दांव पर लगा दिया था। ऐसे लोग डिवाइन विजनरी बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और टॉम और लेमन मैश को मना भी करते हैं उससे फाइट करने के लिए, लेकिन मैश उनकी नहीं सुनता और कहता है, ठीक है मैं रेडी हूँ तुमसे लड़ने के लिए। अब अपनी मैजिकल पावर्स को दिखाने के लिए लैंस अपनी छड़ी घुमाता है और ग्रेविटी स्पेल का यूज करके आसपास के जंगल को मैदान में बदल देता है। और दूसरी तरफ मैश के फादर और पुलिस ऑफिसर ब्रैड मैश पर नजर रखने के लिए जंगल में बैठे होते हैं। और रेगरो कहता है, भाई मुझे मैश की चिंता हो रही है यार। और तभी वो जंगल को टूटता हुआ देखते हैं, जो कि लैंस की मैजिकल पावर से हुआ था। अब लैंस ने आसपास के एरिया को साफ कर दिया होता है ताकि वो लोग फाइट को शुरू कर पाए। मैश बोलता है, भाई ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और वो लैंस की तरफ दौड़ता है, लेकिन लैंस बोलता है कि मैजिक के बिना तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते बेटे। अब अपनी ग्रेविटी स्पेल का यूज करके मैश को जमीन पर गिरा देता है। मैश उठने की कोशिश करता है, लेकिन लैंस का ग्रेविटी स्पेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आज तक कोई भी इंसान नहीं बच पाया। लेकिन मैश भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो अपने हाथों को जमीन में घुसाते हुए वहां से कुछ पेड़ों की जड़ों को निकालता है और आसपास की जमीन को हिला देता है, जिससे कि लैंस को भी वहां से हटना पड़ता है। मैश फिर वहां से लैंस की तरफ देखता है और उसे पूछता है, हाँ तो तुम्हें भी जमीन की धूल चाटनी है। और तभी उसकी तरफ बढ़ता है। इस बार उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा तेज होती है, इसलिए लैंस अपने मैजिक से उस पर अटैक करता उससे पहले ही मैश उसकी तरफ बढ़कर एक पंच मारता है, लेकिन लैंस उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। और जैसे ही उससे दूर भागता है उसका लॉकेट जमीन पर गिर जाता है और मैश के पास जाकर गिरता है। मैश उस लॉकेट को ओपन करता है और देखता है कि उसके अंदर एक छोटी सी लड़की की पिक्चर होती है और सोचता है, ओए तू छोटे लड़कियों को किडनैप तो नहीं करता गंदे आदमी, हट, लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा अब। और लैंस उसे बताता है, अबे ढक्कन ये मेरी बहन है। और मैश उसे उसका लॉकेट वापस कर देता है। और अब लैंस मैश से पूछता है, तो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी है। मैश थोड़ा सोचता है और बोलता है, क्रीम पफ, इंसानों की जिंदगी, प्यार और आजादी। लैंस उसका आंसर जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, भाई क्या है ये, पागल वागल है तू। मैश बोलता है, अच्छा तुम्हें बता दो फिर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती क्या है। और लैंस उसे एक क्रेजी सा लुक देते हुए बोलता है, सबसे ज्यादा कीमती चीज इस दुनिया में सिर्फ मेरी बहन है। और फिर वो खाई के पास जाता है और कहता है, तो मैश मैं इस बोतल को अब नीचे गिराने वाला हूँ, इसमें तुम्हारे दोस्त हैं और मैं जादू की हेल्प से इस बोतल के गिरने की स्पीड को तेज कर दूंगा ताकि तुम इसे रोक भी ना पाओ। मैं ये सब कुछ अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ हम लैंस का बचपन देखते हैं। उसे काफी ज्यादा चोटें आई थी क्योंकि उसने कुछ बुली से एक बच्चे को बचाया होता है, जिस पर उसकी बहन उसे बोलती है कि वो कितनी खुश नसीब है कि उसके पास एक ऐसा भाई है जो लोगों की हेल्प करता है हमेशा। और फिर दूसरे ही दिन लैंस को पता चलता है कि उसकी बहन को एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और इससे उसके फेस का मैजिकल मार्क और उसकी मैजिकल पावर्स कुछ 5 सालों के बाद चली जाएंगी। और ऐसा होने पर उन्हें उसे मैजिक पुलिस को सौंपना पड़ेगा, जो कि बिना मैजिक वाले यूजर्स का खात्मा कर देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास मैजिक नहीं होता उन्हें रहने का कोई भी हक नहीं होता। और फिर लैंस उसी दिन ठान लेता है कि वो एक डिवाइन विजनरी बनेगा और मैजिक ब्यूरो में जगह लेकर इस सिस्टम को बदल देगा। अब लैंस उस बॉटल को नीचे फेंक देता है और अपने जादू से उसकी स्पीड को भी तेज कर देता है बहुत ज्यादा। लेकिन जब वो मैश की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है कि मैश तो अपने जिम के कपड़ों में है और भागने से पहले वार्म अप करके भागने की पोजीशन में आ जाता है। अब मैश के पास मैजिकल पावर्स तो नहीं होती, इसलिए वो मैजिक यूज करने की बस एक्टिंग करता है और बॉटल का पीछा करने से पहले लैंस को बोलता है, अपने दोस्तों को ना बचाना और तुमसे हार जाना
मुझे कभी भी मंजूर नहीं है, और इतनी तेजी से भागता है कि वो कुछ सेकंड्स में ही उस बॉटल को वापस लेकर आ जाता है। लैंस को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई इतनी जल्दी कैसे कर दिया इसने, ये क्या मजाक है। और वो सोच में पड़ जाता है कि इसने पक्का मैजिक यूज किया है अपनी फिजिकल पावर्स को बढ़ाने के लिए। और तभी मैश लैंस को बोलता है, चलो भाई बहुत हो गया, अब हमें इस फाइट को यहीं पे रोक देना चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम एक बुरे इंसान हो, और जो बोतल तुमने गिराई है वो तो खाली थी। और मैश उसकी तरफ भागता है और असली बोतल को उसके कोट में से निकालता है जिसमें उसके दोस्त होते हैं। और लैंस को देखकर मैश को अपनी बहन की याद आ जाती है, जिसे अपना भाई इसीलिए पसंद होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काइंड और हमेशा लोगों की हेल्प किया करता था। और लैंस को फील होता है कि मैश भी बिल्कुल उसकी बहन की तरह है। और वो मैश को बोलता है, ठीक है हम इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं। और वहां से जाने से पहले वो मैश को सिल्वर कॉइन्स देता है, और मैश के फ्रेंड्स उसे बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। अरे भाई मैश भाई आपने बचा लिया हमें, थैंक यू थैंक यू। अब आगे हमें पता चलता है कि मैजिक एकेडमी में 3 टाइप के ग्रुप्स होते हैं, ऑर्काडॉम, एडलरडॉम और लैंगडॉम। और मैश एडलरडॉम के मेंबर्स होते हैं। और रूम नंबर 302 जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर बैठे हुए मैश फिन से बोलता है, तो अब मुझे गोल्ड कॉइन बनाने के लिए 5 सिल्वर कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। और फिर वो कैलकुलेट करने लगता है कि अभी उसके पास 2 सिल्वर कॉइन्स है, तो अगर 5 - 2 किया जाए तो 28 होता है। वाह भाई वाह, क्या कैलकुलेशन है तेरी, बहुत बढ़िया। जिसका मतलब है कि अब उसे 28 सिल्वर कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, इसे ऐसा लगता है। लेकिन फिन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, अबे ढक्कन 5 - 2 3 होता है ना कि 28। बचपन में सर के बल गिर गया था क्या। और मैश को रियलाइज होता है कि वो मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। और वो आगे बात कर ही रहते हैं कि तभी फिन को याद आता है कि वो कुछ भूल रहा है। और तभी डर के मारे चिल्लाकर बोलता है, ओ शिट यार, मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना तो भूल ही गया। अगर टाइम पे नहीं दिया ना तो मुझे बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलने वाली है। लेकिन मैश को तो मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और वो फिन को कहता है, फिन क्रीम पफ खाओगे क्या। और तभी लैंस वहाँ पर आ जाता है और उसने उनकी सारी बातें सुन ली होती है बाहर से। और उन्हें बोलता है, तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा केयरलेस हो। और लैंस की बात सुनकर उन्हें लगता है कि उसने अपनी असाइनमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। और इससे पहले कि लैंस उन्हें और ज्यादा लेक्चर सुनाता, मैश उसके लॉकेट को खोलकर उसका मुंह बंद कर देता है जिसमें उसकी बहन की फोटो होती है। और लैंस अपनी बहन के प्यार में इतना ज्यादा पागल होता है कि उसकी पिक्चर देखते ही वो खुद ही दीवार में जाकर लगता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो लैंस मैश और फिन को किचन में लेकर जाता है और उनका पोर्शन असाइनमेंट कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करवाता है, जिसमें उन्हें एक जादुई काढ़ा तैयार करना होता है। और उन्हें बताता है कि मूली इस काढ़े को बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर तुम इस रोती चिल्लाती हुई मूली को चुप करा दोगे तो इसकी हेल्प से एक बहुत ही अच्छा काढ़ा बना सकते हैं हम लोग। मैश बोलता है, अरे शिट यार, इसके लिए तो मैजिक की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास टाइनी मैजिक, मैं क्या करूं। और तभी उसे याद दिलाता है कि वो मैजिक स्कूल में भाई, मैजिक तो करना ही पड़ेगा। लैंस फिर उन्हें खुद से करके सिखाता है, उन्हें अपनी छड़ी घुमाता है, जिसके बाद वो चिल्लाती हुई मूली अपने आप शांत होकर बैठ जाती है और सो जाती है। लेकिन जब फिन इसे ट्राई करता है तो उसका मैजिक काम नहीं करता। लेकिन जब मैश की बारी आती है तो वो मूली चुप होने के बजाय और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लग जाती है। फिन उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। लेकिन लैंस फिन को समझाता है, तुम अपने आप पर फोकस करो और अपना ध्यान लगाने की कोशिश करो, इसे मत देखो, ये तो पागल है साला, और मैजिक का यूज करो। फिन ऐसा ही करता है और उस मैजिक को यूज करके उस मूली को चुप करा देता है। और अब वो मैश की तरफ देखता है और देखता है कि सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी मूली इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि वो साइज में मैश से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए मैश पर हमला कर देती है। लेकिन मैश उसके अटैक से बचते हुए उस पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो लोग नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जिसमें उन्हें वो काढ़ा तैयार करना होता है। और लैंस उन्हें बोलता है, ध्यान से देखना आप, मैं कैसे तैयार करता हूँ इसे। और वो उस मूली को एक एक्सपर्ट की तरह काटने लगता है। इसके बाद वो गैस ऑन करता है और काढ़े को तैयार करता है, जिसे देखकर फिन सोचता है, कैसे कर रहा है ये, मेरे से नहीं होने वाला ये, मैं नहीं कर सकता भाई। लेकिन मैश बोलता है, अरे ये तो बहुत आसान है, अब देखो मैं कैसे करता हूँ इसे। अब लैंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो काम में लग जाता है। लेकिन मैश काढ़े की बजाय एक क्रीम पफ बना देता है, जिसे देखकर फिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और लैंस को लगता है ये क्या है भाई, मजाक कर रहा है मेरे साथ तू। इसलिए वो काढ़ा बनाने वाले हर एक स्टेप में मैश की हेल्प करता है। लेकिन मैश फिर से काढ़े की जगह क्रीम पफ बना देता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है क्योंकि लैंस तो काढ़ा बनाते हुए मैश के साथ ही खड़ा था पूरा टाइम। अब वो बोलता है, भाई तेरे से नहीं होने वाला भाई, रहने दे, मेरे को माफ कर, मैं जा रहा यहाँ से, तू फाइटिंग कर बस, है तेरे बस की नहीं है कुछ भी। और दूसरी तरफ हम 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं और तभी एक अनजान स्टूडेंट गलती से उनसे टकरा जाता है और उनसे बोलते हैं, ओए दिखता नहीं तुम्हें, ध्यान से चलो। और उस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है और उन तीनों को पीट कर चिल्लाकर बोलता है, तुम जैसे लोगों को कोई हक नहीं है मुझे ऑर्डर देने का, समझे तुम। अब इसके बाद हम लैंडॉम के हेड को देखते हैं, जिसके फेस पर 3 मैजिक मार्क्स होते हैं, जिसका मतलब है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक यूज कर सकता है। और अपने चेलों को बोलता है, सुनो मेरी बात, डिवाइन विजनरी का टाइटल सिर्फ हमारे डॉम को मिलना चाहिए, समझे तुम। और उन्हें ऑर्डर देता है, जितने भी कॉइन्स दूसरे मेंबर्स के पास हैं उन सभी से छीन लो। अब दूसरे दिन सभी बच्चे जंगल के पास इकट्ठा होते हैं। फिन पूछता है, हम क्या करने हैं यहाँ पे। मैश बोलता है, क्या पता हमें कैंपिंग करने के लिए यहाँ पर बुलाया हो सकता है। और तभी वो कल वाला अनजान स्टूडेंट वहाँ पर आ जाता है और उन्हें अपना नाम बताता है, मेरा नाम डॉट है और मैं इस दुनिया का मेन कैरेक्टर हूँ। वो उसकी अजीब सी बातें सुनकर उसे घूरने लग जाते हैं अजीब तरीके से, क्या ये एलियन सा, कहाँ से आया ये। और तभी डॉट को मैश की शक्ल देखकर याद आता है कि ये वही है जिसके बारे में सभी लोग आजकल बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम तो बस एक साइड कैरेक्टर की तरह हो। वो आगे कुछ बोलता है कि तभी मेलन वहाँ पर आ जाती है और मैश के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर डॉट हैरान रह जाता है कि इस लप्पू से लड़के को इतनी क्यूट लड़की से अटेंशन मिल रही है, ये कैसे हो सकता है। और वो उसके मुंह पर थूक देता है और कहता है, मुझे नफरत है तेरे जैसे लड़कों से जिसे लड़कियां इतनी अटेंशन देती हैं, इसीलिए मुझे एक डिवाइन विजनरी बनना है ताकि वो सभी के सभी हैंडसम लड़कों को इस दुनिया से मिटा दे। वो अपनी बड़बड़ कर रहा होता है कि तभी टीचर वहाँ पर आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स को आज के टास्क के बारे में बताता है, जिसे कंप्लीट करने पे स्टूडेंट्स को ब्रॉन्ज और सिल्वर कॉइन्स मिलने वाले हैं। वो आगे बताता है कि स्टूडेंट्स को
जहरीले बिच्छुओं को जंगल में ढूंढकर मारना होगा और उनके सर पर लगे स्टोन्स को टीचर तक लाना है। अगर उनके सर पर स्क्वायर शेप की स्टोन्स होंगी तो उन्हें सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे, लेकिन सिर्फ अच्छे मैजिक वाले स्टूडेंट्स ही उन पत्थरों को पकड़ पाएंगे। और तभी मैश के पीछे से आते हुए उसकी इंसल्ट करने लगता है कि उस मैच वाले दिन से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि तुम एक महान इंसान हो, और वो मैश पर हमला करता है। लेकिन तभी टीचर बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है ये, और तभी आयरन इनोसेंट एक्ट करने लगता है और मैश को घूर कर देखने लगता है। लेकिन आयरन उसका और भी मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। मैश उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन लैंस उसे रोक लेता है और कहता है छोड़ भाई रहने दे। आयरन अपनी बदतमीजी के लिए पूरे स्कूल में फेमस होता है और उसने बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को परेशान किया होता है, लेकिन अभी तक स्कूल से उसे इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि उसकी मैजिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा स्पेशल होती हैं। लेकिन मैश अपने क्रीम पफ को देखने लगता है कि कहीं टूट तो नहीं गई मेरी क्रीम पफ उसके हमले से। अब इसके बाद वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन मैश लैंस से अलग हो जाता है और डॉट से जाकर मिलता है। डॉट उससे फाइट करने के बारे में सोचता है कि तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी डॉट वहाँ पर पहुंचकर एक लड़की को सबक सिखाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़का इस लड़की को परेशान कर रहा होता है। वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है और एक क्यूट सा फेस बना लेती है। क्या करते हैं भाई ये, जिसे देखकर डॉट का दिल उस पर आ जाता है। इसके बाद वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और डॉट के तो होश उड़ जाते हैं भाई। और दूसरी तरफ एक धमाका होता है और यहाँ पर आयरन ने एक स्क्विड शिप वाले बिच्छू को हरा दिया था। और वापस से मैश को देखते हैं और डॉट उस लड़की के पास बैठा होता है और क्रीम पफ खा रहा होता है। और तभी वो लड़की फिर से उससे फ्लर्ट करने लगती है क्योंकि इसने इसकी जान बचाई होती है। लेकिन जैसे ही वो डॉट के करीब जाती है, डॉट का घुटना मैश से टकराता है और सोचता है अरे ये तो इस लड़की का है, और उसे छूकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसे लगता है कि वो स्वर्ग में है और खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को जोरदार थप्पड़ मारने लगता है। ये देखकर उस लड़की को थोड़ा सा अजीब फील होता है, लेकिन फिर वो वापस से उससे प्यार से बात करने लगती है क्योंकि उसका प्लान कुछ और ही होता है। इसके बाद वो मैश को अपना नेक्स्ट टारगेट बना लेती है, लेकिन मैश पर उसके प्यार वाले जादू का कोई असर नहीं होता। भाई मैश तो सिग्मा निकला और वो लड़की सोचती है कि क्या चक्कर है ये, इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा मेरे मैजिक स्पेल का, जिसमें वो और भी ज्यादा मैजिकल पावर यूज करके मैश पर फिर से ट्राई करती है। लेकिन वो अभी भी काम नहीं करता और अब वो लड़की हार मानकर अपने प्लान के दूसरे हिस्से को कंप्लीट करने के बारे में सोचती है और एक सैड फेस बनाकर उन दोनों को बोलती है कि एक आयरन नाम का लड़का उसे डरा धमकाकर परेशान करता है बहुत ज्यादा। और वो जैसे ही रोना शुरू करती है तो डॉट बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरी बंदी को रुलाया उसने, अब नहीं बचता। और तभी आयरन वहां पर आकर सब कुछ सुन लेता है और उन पर अपना अटैक करता है, लेकिन सभी लोग उसके अटैक से बच जाते हैं और वो आयरन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन आयरन उसका मजाक उड़ाने लगता है और डॉट अपना पावरफुल एक्सप्लोसिव अटैक यूज करता है उस पर और आयरन की तरफ आग के गोले फेंकता है। उसे लगता है कि उसने आयरन को हरा दिया और मैश ये सब कुछ देख रहा था अपने क्रीम पफ खाता हुआ मजे से आग लगे बस्ती में तेरा भाई मस्ती में। और डॉट ये देखकर हैरान हो जाता है कि आयरन ने उसके अटैक को सर्वाइव कर लिया। आयरन अब अपने अर्थ अटैक से डॉट पर हमला करता है जिससे डॉट को बहुत जोर की लगती है और फिर वो मैश की क्रीम पफ को नीचे गिरा देता है और मैश खड़ा का खड़ा देखता रह जाता है उसे। इसके बाद वो मैश का मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ाने लगता है, लेकिन मैश के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, पर वो कैसे भी करके लॉरेन को आयरन से बचाना चाहता है। लेकिन अब आयरन सिल्वा डॉट के सामने एक शर्त रख और उसे कहता है कि अगर वो लॉरेन को बचाना चाहता है तो फिर उसे सिल्वा की तरफ से 5 अटैक्स सहन करने होंगे और साथ ही साथ मैशले को भी 5 अटैक्स सहन करने होंगे। और अगर डॉट वो शर्त जीत जाता है तो फिर सिल्वा उसे अपना एक सिल्वर कॉइन भी दे देगा। लेकिन डॉट सिल्वा को बताता है कि मैश का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। फिर भी सिल्वा उसकी बात नहीं मानता और उस अकेले को 10 अटैक्स सहन करने के लिए मजबूर करता है। अब डॉट मैशले और उस लड़की की जान बचाने के लिए सिल्वा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब सिल्वा अपना सबसे पहला अटैक करता है उस पर, जिसका नाम होता है आयरन फिस्ट। इस अटैक से डॉट की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। लेकिन डॉट फिर भी हार नहीं मानता और सिल्वा के और अटैक्स को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब ऐसे करते करते सिल्वा उस पर 9 अटैक्स करता है, जिसके बाद भी डॉट को कुछ नहीं होता। लेकिन डॉट मन में खुद से कह रहा होता है इस तरह से पिटता हुआ भले ही मैं बेवकूफ लग रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी लड़की को रोता हुआ नहीं देख सकता। और लॉरेन तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक अलग जगह है, इसीलिए मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचा कर रहूंगा। और अब सिल्वा का 10th अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और डॉट को बहुत ज्यादा चोट लगती है, पर इसके बावजूद भी वो खड़ा होता है, जिसे देखकर सिल्वा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि डॉट ने आखिर उसके इतने पावरफुल अटैक्स को सहन कैसे कर लिया। अब डॉट सिल्वा को अपना प्रॉमिस रखने के लिए कहता है और उससे लॉरेंस और मैशले को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन सिल्वा जोर जोर से हंसने लगता है इसकी इस बात पर, क्योंकि वो तो सिर्फ धोखे से सबको फंसाना चाहता था। डॉट तुरंत मैशले को लॉरेन को लेकर वहां से जाने के लिए कहता है और तभी लॉरेन सिल्वा के साइड आकर खड़ी हो जाती है और डॉट के ऊपर हंसते हुए कहती है मुझे तेरे जैसे चिपकू टाइप लड़के बिल्कुल पसंद नहीं, जो कि खुद ही अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। डॉट को समझ आ जाता है कि लॉरेन ने उसे धोखा दिया। क्या भाई सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं क्या? और अब डॉट पूरी तरह से टूट चुका था। अब सिल्वा और लॉरेन दोनों मिलकर उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी मैशले अपना एक क्रीम पफ सिल्वा के मुंह पर फेंक कर मारता है, जिससे सिल्वा का मुंह बंद हो जाता है। मैशले अब सिल्वा को चैलेंज करते हुए कहता है तुमने हद पार कर दी और अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे 10 बार हिट करके दिखाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। दूसरी तरफ लैंस ने एक स्कॉर्पियन को हरा दिया होता है, लेकिन अभी भी वो इस बात की चिंता में था कि मैशले ठीक होगा या नहीं। लेकिन फिन और लेमन लैंस को बताते हैं अरे चिंता मत करो तुम, कुछ नहीं होगा उसे, वो अपना गबरू जवान है, उसको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लैंस उन दोनों को बताता है कि मैशले आज तक सिर्फ नॉर्मल यूजर से लड़ा है और ये रेड मैजिक यूजर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो कॉम्बैट्स में भी माहिर होते हैं। खासकर ये डबल लाइन वाले यूजर्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके सामने मैशले नहीं टिक पाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वा को मैशले की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और डॉट से कहता है मुझे तुम जैसे जादूगर बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं पर असल में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और वो मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते। और ऐसा बोलकर सिल्वा डॉट को
जमीन पर पटकने ही वाला होता है कि तभी मैश वहाँ पर आ जाता है और बड़ी तेजी से उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है आगे। सिल्वा मैशले को नोटिस करता है और उसके बीच में एक आयरन वॉल क्रिएट कर देता है जिससे कि मैशले का अटैक ब्लॉक हो जाता है। अब सिल्वा डॉट को बहुत दूर फेंक देता है। सिल्वा हंसते हुए मैश को बताता है कि अरे तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते बेटे, क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में था ना तभी मैंने 2 गोल्ड कॉइन्स जीत लिए थे। अब वो मैश पर अपने आयरन फिस्ट अटैक से हमला करता है जिसकी वजह से मैश को बहुत ज्यादा चोट आती है, लेकिन अब की बार वो सिल्वा के अटैक को रोक लेता है और उसे अपने हाथों से ही क्रश कर देता है। ये देखकर सिल्वा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, अबे इसने मेरा इतना पावरफुल अटैक रोक दिया, ये क्या सीन है भाई। और अब गुस्सा होकर वो मैशले के ऊपर और ज्यादा हमले करने लगता है और मैश उसके हर एक हमले को तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसे जोर से एक पंच मारता है। मैश का पंच खाकर सिल्वा बहुत दूर जाकर गिरता है जिसे देखकर लॉरेन भी हैरान हो जाती है। अब सिल्वा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैश पर लगातार हमले करने लगता है, पर मैश पहले से ही पूरी तरह से तैयार होता है और सभी मसल्स को टाइट करके सिल्वा के सभी अटैक्स को तोड़ते हुए उसे पेट में एक घूंसा मारता है और अब की बार सिल्वा जमीन पर अपने घुटने टेक देता है और वो हार मान जाता है। और तभी मैशले चुपचाप दूर जाकर बैठ जाता है और सिल्वा से कहता है तुम्हारे पास और 8 मौके बचे हैं मुझ पर अटैक करने के लिए, टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी हमला करो मुझ पर, मुझे क्रीम पफ्स भी खाने हैं फिर। और मैशले का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर सिल्वा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अगर मैशले ने उसे एक और बार पंच कर दिया तो वो यहीं पर मर जाएगा भाई। और तभी मैशले के पीछे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन आ जाता है जिसे सिल्वा देख लेता है और मनी मन कहता है ये स्कॉर्पियन तो बहुत ज्यादा बड़ा है और पावरफुल भी है, इसके ऊपर तो एक स्टार भी लगा है। जब स्कॉर्पियन मैशले पर हमला करेगा तो मौके का फायदा उठाकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन तभी मैशले उस स्कॉर्पियन को एक चांटा मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है और कहता है ओ स्त्री कल आना, अभी मैं बिजी हूँ। अब ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सिल्वा की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है भाई। स्कॉर्पियन का स्टार भी वहीं पर गिर जाता है, लेकिन मैशले सिल्वा के पास आकर उसे कहता है मुझे तुम पर बहुत ज्यादा पीटी फील हो रहा है, क्योंकि वो मैशले का एक भी अटैक पूरी तरह से सहन भी नहीं कर पाया था, इसलिए वो इस फाइट को यहीं पर रोकने के बारे में सोचता है। अब मैशले के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनने के बाद सिल्वा पूरी तरह से टूट चुका है और वो मन ही मन सोचने लगता है ये क्या मजाक है भाई, मैंने तो 2 गोल्ड कॉइन जीते थे फर्स्ट ईयर में ही, इस लप्पू से आदमी से कैसे हार गया मैं। अब मैशले लॉरेन की तरफ बढ़ता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद को बचाने के लिए रोने का नाटक करने लगती है, मुझे माफ कर देना, सिल्वा ने मुझे मजबूर किया था, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। और मैश पीछे से आकर लॉरेन को हक कर लेता है जिसे देखकर लॉरेन को लगता है कि अच्छा एक और मिल गया है, ये भी मेरे प्यार में गिर गया, कितनी क्यूट हूँ मैं। पर तभी हम देखते हैं कि मैश उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और उसे एक सुप्लेक्स मारता है। भाई ये मैश तो सिग्मा निकला भाई। अब मैश वापस अपने दोस्तों के साथ मिलता है और सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने सिल्वा को सबक सिखाया था और एक स्टारशिप वाले स्कॉर्पियन को भी हरा दिया था। डॉट भी वहीं पर खड़ा होता है और वो काफी ज्यादा शेम महसूस कर रहा होता है क्योंकि आज उसकी वजह से ही मैश इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था और मैश को थैंक यू बोलता है और मैशले उसे माफ कर देता है। पर लैंस अभी भी सोच में पड़ा होता है और वो मैशले को बताता है ये सब लैंग डॉम ने ही किया है, उन्होंने ही सिल्वा को मैश पर मैजिक करने के लिए बोला होगा क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स के कॉइन्स को छीनना चाहते हैं और उनका अगला शिकार अब एल्डर डॉम ही है, इसलिए हम सबको अलर्ट रहना होगा। और तभी मैशले के पॉकेट में कुछ चमकने लग जाता है और वो देखता है कि उसके पास जो 5 सिल्वर कॉइन्स थे वो मिलाकर एक गोल्ड कॉइन में बदल जाता है। और तभी मैश को याद आता है कि जब वो पहली बार इस अकेडमी में आया था तो सभी लोग एक स्केलेटन वाले यूनिक्रॉन पर अपना हाथ रख रहे थे जो कि उन सबका दिमाग पढ़कर उन सभी को अलग अलग डॉम्स में बांट रहा था। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हनीकिन एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जिससे कि आप बहुत इजीली मनी जनरेट कर सकते हो और इस ऐप पर आप क्रंची रोल, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो। आपको बस इस हनी गेम ऐप को इंस्टॉल करना है और इस पर साइन अप करके बस इसे चलने देना है और ये आपको अपना इंटरनेट यूज करने के बदले में पैसा देगा, जिसका मतलब है कि आप दिन भर मेरी वीडियो देखो और इससे आप पैसा भी जनरेट कर पाओगे। तो हो गए ना भाई मजे ही मजे। और हाँ, ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये आपकी कोई प्राइवेसी वगैरह लीक करने वाला है। और अगर आप और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को इस ऐप को रेफर कर दो। और अगर इंस्टेंटली $3 कमाना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको बस वहां पर जाना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है वहां से, जहां पर आप मेरा प्रोमो कोड एनिमेटी का यूज करके डायरेक्टली $3 का बोनस कमा सकते हो। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर डाउनलोड करो और ढेर सारा पैसा कमाओ। और वीडियो पर वापस आते हैं और जब मैशले की बारी आती है और वो उसी यूनिकॉर्न के सिर पर हाथ रखता है तब यूनिकॉर्न बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मैशले के दिमाग में सिर्फ क्रीम पफ्स ही आ रहे होते हैं। और तभी वो यूनिकॉर्न कंफ्यूज होकर मैशले को एल्डर डॉम में डाल देता है और लैंस उसे बताता है कि अब तुम्हारे पास एक गोल्ड कॉइन है, ठीक है, इसलिए भाई मैश तुम्हें और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अगले दिन मैशले अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी क्लास कौन से रूम में है और उसे एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोलने के बारे में सोचता है पर वो फिर से भूल जाता है, इसको पुश करना था या पुल करना था, अरे यार भूल गया मैं तो। अब हम देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर लैंग डॉम की एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर सिल्वा एडल से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो एल्डर डॉम से हार कर आया था और वो सिल्वा पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, इसलिए वो उसे अपने मैजिक से डॉल बना देता है। एडल के चेहरे पर 3 मैजिक लाइंस होती हैं जिसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डॉल बनाकर वहाँ पर टांग चुका होता है, जैसा कि हम साइड्स में देख सकते हैं। एडल यही चाहता था कि उनकी डॉम का ही कोई बंदा डिवाइन विजनरी बने, ना कि कोई आउटसाइडर। और हम देखते हैं कि उसकी गोद में भी एक डॉल होती है जिसे वो मॉम कहकर पुकार रहा था। इनकी मीटिंग चली रही होती है कि तभी मैशले गलती से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो एडल से कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, एक डॉल के साथ बात कर रहे हो, पागल वागल हो क्या। अब एडल मैश से पूछता है अच्छा तो तुम तो वही हो ना जिसके पास वो गोल्ड कॉइन है, तुम्हें डिवाइन विजनरी क्यों बनना है, बताओगे मुझे। अब मैश उससे बताता है मैं बस अपनी
फैमिली के साथ पीसफुली रहना चाहता हूँ। एडल उसका कॉन्फिडेंस डाउन करते हुए उसे कहता है, तुम कभी भी डिवाइन विजनरी नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हें बहुत सारी कमियां हैं बच्चे, और इस दुनिया में ह्यूमंस सबसे बड़े बीस्ट हैं जो कि कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। इसलिए हमारे गांव का ही एक बंदा डिवाइन विजनरी बनकर सब कुछ ठीक करेगा, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ इसलिए मैं डिवाइन विजनरी बनकर ही रहूंगा, क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर मैजिशियंस ही चैन से रह पाते हैं। और मैशले उसकी सारी बातें सुनकर उसे कहता है, अच्छा तो तुम भी मेरी तरह पीसफुली रहना चाहते हो। ये सुनकर एडल हैरान हो जाता है और मैश इससे पूछता है, अबे ओ तेरे पल्ले पड़ रही है जो मैं तुझे बोल रहा हूँ। लेकिन मैश उसे दरवाजा तोड़ने के लिए सॉरी बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर तभी एडल उसे जाने से मना करता है और उसे कहता है कि अगर तुझे यहाँ से जाना है तब तुझे अपना गोल्ड कॉइन मुझे देना होगा। मैशले उसे अपना गोल्ड कॉइन देने से मना कर देता है, जो देखकर एडल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे आज तक किसी ने भी मना नहीं किया होता। अब एडल गुस्से में सिल्वा का पपेट मैश की तरफ फेंक कर मारता है, पर मैश उस पपेट को डॉज करते हुए उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे कि सिल्वा पर लगे हुए धागे टूट जाते हैं और वो वापस से इंसान बन जाता है। मैश को उसका पपेट डॉज करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन इसके बाद एक और भी ज्यादा ताकतवर पपेट उस पर अटैक कर देता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। मैशले को रियलाइज होता है कि ये पपेट बहुत ज्यादा ताकतवर है, और तभी वो पपेट मैशले की पॉकेट से उस गोल्ड कॉइन को निकाल लेता है और एडल की तरफ फेंकता है। क्योंकि उसे मैश का गोल्ड कॉइन मिल चुका होता है, वो पपेट मैशले को दूर फेंक देता है और मैश लैंस को उठाकर नर्स के पास लेकर जाने लगता है। एडल उसे कहता है, तुम इतनी जल्दी हार मान गए? मैश उसे बोलता है, नहीं, मैं वापस आऊंगा अपना गोल्ड कॉइन लेने। मैश उसे जाते जाते कहता है, चाहे तुम जितने मर्जी पावरफुल हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद एडल नोटिस करता है कि उसके पपेट का एक बटन टूटा हुआ है, और जब वो अपने हाथ में देखता है तो वो देखता है कि वो गोल्ड कॉइन नहीं होता बल्कि वही टूटा हुआ बटन होता है उस पपेट का। और वहाँ पर ग्रुप की एक और मेंबर होती है जिसका नाम लव क्यूट है। उसने सब कुछ देख लिया होता है कि आखिर मैशले ने किया क्या होता है। दरअसल जब उस पपेट ने उस गोल्ड कॉइन को एडल की तरफ फेंका था तो मैशले ने उसका एक बटन तोड़कर अपने मुंह में भर लिया और उसे फूंककर एडल की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो कॉइन से टकराकर एडल के हाथ में चला गया। और फिर उसने वापस से इतनी जोर से अंदर हवा खींच ली कि वो कॉइन वापस उसके पास आ जाता है। बाद में एडल को भी समझ आ जाता है कि मैशले ने आखिर किया क्या था, और वो कहता है, ये मैच तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। दूसरी तरफ सिल्वा को अब हॉस्पिटल में होश आ जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता ये पपेट बनने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन तभी वो देखता है कि मैशले उसके सामने जमीन पर अपना वर्कआउट कर रहा होता है, और वो मैश से पूछता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? लेकिन मैश उसे जवाब देते हुए कहता है, अगर मेरा कोई एनिमी भी मुसीबत में होता है तो मैं उसकी भी हेल्प करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि लैंस और डॉट किसी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी फिन वहाँ पर आ जाता है और सोचने लगता है कि ये दोनों उसके रूम में क्या कर रहे हैं भाई। और अब डॉट इनके ग्रुप में अब इसीलिए आ गया था क्योंकि उसे लेमन पसंद होती है बहुत ज्यादा, और लैंस और डॉट आपस में फाइट शुरू ही करते हैं कि तभी मैश वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को कहता है, भाई बाहर जाके लड़ो, इधर नहीं लड़ना, नो फाइटिंग, क्योंकि उनकी लड़ाई से रूम में रखे हुए सामान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जबकि मैशले खुद दरवाजा तोड़ के अंदर आ रखा था। अब मैशले अपना फेवरेट क्रीम पफ खाने लगता है और कहता है, आज कितना अच्छा दिन है, कितना मजा आ रहा है। और तभी लेमन भी वहाँ पर आ जाती है जिसके पास एक बैड न्यूज होती है। वो सभी को एक मैजिकल डिस्प्ले के पास लेकर जाती है कि किस डॉम के पास कितने गोल्ड कॉइन्स हैं। और यहाँ पर वो सभी लोग देखते हैं कि लैंग डॉम के पास 15 गोल्ड कॉइन्स होते हैं, जो कि हाईएस्ट होता है, जबकि उनके एल्डर डॉम के पास मैश का ही एक गोल्ड कॉइन होता है। लेमन उन सभी को बताती है कि जितने भी सीनियर्स लैंग डॉम को रोक सकते थे वो सभी लोग अभी अकेडमी से बाहर जा चुके हैं, और ऑर्का डॉम के लोग हमेशा रिसर्च में ही बिजी रहते हैं, इसलिए अब हमें उन्हें रोकना पड़ेगा क्योंकि अब लैंग डॉम का अगला निशाना एल्डर डॉम ही है। ये सब सुनकर लैंस कहता है, अच्छा तो मतलब हमें लैंग डॉम को हराना पड़ेगा। और सभी लोग बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, और क्योंकि कुछ पिछले हफ्तों से मैश ने कुछ गलतियां की होती है, उसे हेडमास्टर की तरफ से कुछ पनिशमेंट्स वगैरह दी जाती है, जिसके लिए उसे एक वीक तक आउल हट को साफ करना होता है। अब क्योंकि ये काम आसान नहीं होता इसलिए लैंस भी उसकी मदद करने वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि लैंग डॉम के लोग मैशले पर कभी भी हमला कर सकते हैं, और तभी लैंस भी उन्हें पकड़ लेगा। मागियस लूपस ग्रुप के 2 मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं जिनका नाम होता है एंट्री और शिनरी, और वो दोनों लैंस और मैशले पर अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें मैशले का गोल्ड कॉइन चाहिए होता है, और वो अपना गोल्ड कॉइन भी दांव पर लगा देते हैं। एंट्री उसके पैरों के नीचे एक मैजिकल पॉन्ड बना देता है जिसमें मैश डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, और एंड्रयू खुद एक शार्क बन के उस पानी के अंदर कूद जाता है ताकि मैशले को खा सके। और शिनरी अपनी शूरिकेन का अटैक करके लैंस पर हमला करती है जिससे लैंस डॉज कर देता है। लैंस अपना ग्रेविटी मैजिक यूज नहीं कर पाता, वरना उसके आसपास जो आउल्स थे वो सभी मारे जाएंगे। अब शिनरी लैंस को पहचान लेता है कि वो एक क्राउन फैमिली से बिलोंग करता है जिनका ग्रेविटी मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि लैंस बहुत ज्यादा वीक है। अब शिनरी लैंस पर बहुत सारे अटैक्स करता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम कितने कमजोर हो यार, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, चलो मर जाओ अब। लेकिन लैंस बहुत ही चालाकी से शिनरी के पीछे रखी दाने की बोरी को नीचे गिरा देता है, जिससे कि सभी के सभी आउल्स शिनरी के पीछे जाकर दाना चुगने लगते हैं, और इसके बाद वो अपने ग्रेवियल अटैक का यूज करके शिनरी पर हमला कर देता है। शिनरी को समझ आ जाता है कि लैंस को उन आउल्स की चिंता होती है, इसी वजह से वो गुस्से में अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक अटैक यूज करता है, लेकिन लैंस के ग्रेवियल मैजिक के सामने वो नहीं टिक पाता और फाइनली लैंस शिनरी को हरा देता है। अब दूसरी तरफ मैशले उस पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पीड से एंड्रयू के आसपास स्विम कर रहा होता है, जिसे देखकर एंड्रयू भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन कभी भी इतनी तेजी से स्विंग नहीं कर सकता था। अब मैशले एंड्रयू से थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी वजह से मैशले की स्विमिंग एबिलिटी एनहांस्ड हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद एंड्रयू खुद को एक मॉन्स्टरस शार्क में बदल देता है, पर मैशले उसके पेट पर लात मारते हुए उसे पानी से बाहर निकाल देता है और वो एंड्रयू को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और अब लैंस और मैशले ने उन दोनों को हरा दिया था। अब लैंस एंड्रयू से एक गोल्ड कॉइन ले लेता है
और उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है, अबे क्या ये मागियस लूपुस ग्रुप, ये कैसा नाम है अजीब सा, इतने कमजोर है ये लोग, हट। मैशले भी कहता है, हाँ ये बहुत ही कमजोर थे, और ये क्या अजीब सा नाम है मागियस लूपुस ग्रुप, क्या ये है। और तभी वहाँ पर उसी ग्रुप का एक और मेंबर वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम एबिस होता है। वो पीछे से आकर लेंस को कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मागियस लूपुस ग्रुप का कभी भी ऐसा मजाक नहीं उड़ाता। और अब जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तभी एबिस बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उनके सामने आ जाता है और अपनी ईविल आई की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लेंस की मैजिकल पावर्स कुछ समय के लिए डिसेबल्ड हो जाती है। एबिस उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर उनसे फाइट करने नहीं आया, बल्कि बस अपने हारे हुए साथियों को वापस ले जाने आया है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, मैशले बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, और तभी एबिस दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर मैशले भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, भाई साहब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे हो सकता है। अब इसके बाद एबिस एक मैजिकल बॉटल निकालता है और अपने साथियों को उस बॉटल के अंदर डाल देता है और मैशले से कहता है, मुझे माफ करना, मैं ऐसे बीच में आके तुम्हारे, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को यहाँ पर लेने आया था, मेरा तुमसे फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं है। और एबिस वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उन दोनों को बताता है कि वो बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे। और अब जब एबिस जंगल के बीच से वापस जा रहा होता है तब अचानक से उसका मास्क टूटने लग जाता है और उसे समझ आता है कि मैशले की फोर्स की वजह से ये हुआ था। और मन में कहता है, ये मैशले के पास तो बहुत ज्यादा स्पीड है, वो भी बिना मैजिक के, लगता है ये मैशले भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एबिस की लड़ाई ऑर्काडॉम के एक मैग्मा मास्टर से होती है जिसका नाम है रोड्स। और एबिस ने सुना होता है कि ये रोड्स है जो ये ऑर्काडॉम का सबसे पावरफुल मेंबर है जिसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एबिस उसे आराम से हरा देता है और रोड्स का गोल्ड कॉइन भी लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद लेंस अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि मागियस लुपुस ग्रुप के मेंबर्स काफी ज्यादा खतरनाक हैं और इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए भाई बहुत जल्दी, वरना उनके पास अभी जो गोल्ड कॉइन है वो भी चला जाएगा और इसके लिए उन्हें जल्द से जल्द मागियस लुपुस को ढूंढना होगा। पर ये स्कूल तो सभी डॉम्स की लोकेशन को छुपा के रखती है, तो भाई कैसे ढूंढेंगे हम उसे। लेंस ये भी बताता है कि उन सबको लैंग डॉम को ढूंढकर मागियस लुपुस ग्रुप से वो गोल्ड कॉइन्स छीनने होंगे। पर मैशले अभी भी क्रीम पफ बनाने में लगा होता है और लेंस की ये बातें उसने शायद ही सुनी है। और तभी लेमन वहाँ पर आ जाती है और डरते हुए सबको बताती है, गाइस टॉम को कुछ हो गया है, और उन सभी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है। और जब वो टॉम के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि टॉम की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब होती है। टॉम उन्हें बताता है कि जब उसकी आंख खुली थी तब वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था, पर उसे एक सपना आया था जिसमें वो किसी डार्क बॉक्स के अंदर कैद हो चुका था। और लेमन टॉम से पूछती है, टॉम तुम ठीक हो कि नहीं। और टॉम उसे कहता है, हाँ अभी तो मैं ठीक हूँ फिजिकली, लेकिन मेरी मैजिकल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो चुकी है यार, और मैं अभी कुछ टाइम के लिए मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा। और तभी लेंस वहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स को भी देखता है जो कि उसी हालत में पड़े हुए थे। और अब टॉम बताता है कि इन सभी स्टूडेंट्स की भी मैजिकल पावर्स ड्रेन हो चुकी हैं और ये सब तभी हुआ जब स्कूल के हेडमास्टर ब्यूरो ऑफ मैजिक में चले गए हैं। और ये सुनकर लेमन बहुत ज्यादा डर जाती है और अब उसे मैश की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो मैशले को अपना लकी चार्म दे देती है जो कि बिल्कुल एक क्रीम पफ जैसा लग रहा होता है। मैश को समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, ये क्या दे रही है तू मुझे, लेकिन लेमन उसे बताती है कि ये लकी चार्म हमेशा उसकी हिफाजत करेगा और इसके जरिए हमेशा इस मैश को लेमन की याद आती रहेगी। अब रात के टाइम मैशले और लेंस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कुछ कि हो ना हो इन सब के पीछे मागियस लुपुस ग्रुप का ही हाथ है। लेकिन तभी वहाँ पर फिन और डॉट भी आ जाते हैं। डॉट को भी एक गोल्ड कॉइन चाहिए होता है और यही फिन को अकेले कमरे में डर लग रहा होता है और तभी इन्हें लेमन कहीं जाती हुई दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके से चल रही होती है। लेमन को देखकर डॉट उसे आवाज लगाता है, लेमन कहाँ जा रही हो, लेकिन लेंस उसका मुंह बंद कर देता है और आवाज की वजह से जब लेमन पीछे मुड़ती है तो पता चलता है कि लेमन एक पपेट बन चुकी है। और अब लेमन देखती है कि पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए वो आगे की तरफ जाने लगती है। अब मैशले और उसके दोस्त एक दीवार के पीछे छुपे होते हैं और उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लेमन का पीछा करते हैं और उसका पीछा करते करते एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं और उन्हें लेमन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है। और अब उस जगह पर डॉट और फिन को डरावनी आवाजें सुनाई देती है और वो मैशले को पकड़ लेते हैं और लेंस उन्हें बताता है कि ये किसी स्पेल का असर है पक्का, इसलिए वो अपने मैजिक का यूज करता है और उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आ जाता है, लेकिन इसे इस दरवाजे को खोलने का स्पेल नहीं आता था। अब डॉट उस पर बहुत सारे धमाके करता है, लेकिन उस डोर के ऊपर एक खरोंच तक नहीं आती। अब मैशले वहाँ पर रखे एक आर्मर का स्वॉर्ड उस डोर के बीच में फंसा देता है और उस पर जोर से लात मारता है, जिससे कि वो दरवाजा उड़ते हुए एकेडमी के बाहर जाकर गिरता है। अब मैशले की इस कमाल की टेक्निक को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब वो लोग अंदर जाने लगते हैं और मैश को पता होता है कि आगे कोई बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है, इसलिए वो उस लकी चार्म को पकड़ लेता है और मन ही मन लेमन से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो खुद को अब खतरे में डालने जा रहा होता है। अब आगे चलते हुए वो सभी लोग एक एरिना में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात लैंग डॉम के एक बंदे से होती है और इसका नाम है शुएन। शुएन उन सभी को बताता है ये जगह बहुत सालों पुरानी है और नए टीचर्स को तो इस जगह के बारे में पता भी नहीं है और मैं थर्ड फैंग के कहने पर यहाँ पर आया हूँ और मेरा काम तुम जैसे घुसपैठियों को ठिकाने लगाने का है। अब शुएन उन सभी को अपने कॉइन्स को बेट पर लगाने के लिए कहता है और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो उन्हें आगे जाने देगा। अब लेंस उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डॉट उससे लड़ना चाहता है और वो उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इस डॉट को हैंडसम लड़कों से बहुत
ज्यादा नफरत होती है क्योंकि वो ही सारी लड़कियां ले जाते हैं और इस डॉट जैसे लड़के सिंगल ही रह जाते हैं। वो शुएन से पूछता है, ओ लड़के तेरा कोई फैन क्लब है क्या? शुएन कहता है, हाँ मेरा एक फैन क्लब है। और ये सुनकर डॉट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शुएन उसका मजाक उड़ाते हुए से कहता है, जलते रहो भाई, मुझे क्या, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते पर। और अब शुएन उस पर एक अटैक करता है जिसका नाम होता है रोज वेब। और इस तरफ हम देखते हैं कि उस स्कूल की हेडमास्टर को ब्यूरो ऑफ मैजिक के अंदर बुलाया जाता है, जहाँ पर ब्यूरो ऑफ मैजिक के मिनिस्टर उसे बताते हैं कि डेथ रो के 6 क्रिमिनल्स जेल तोड़कर भाग गए हैं, जिनका नाम है डोयली, स्पेक, डोरियन, मजाक कर रहा हूं भाई, बाकी थोड़ी है ये। और उन्हें भगाने में हेल्प की होती है इनोसेंट जीरो ने। और ये नाम सुनकर हेडमास्टर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस हेडमास्टर को पहले से उसके बारे में पता होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉट उस पर एक अटैक करता है शुएन पर, लेकिन शुएन उसे अपने रोज विप अटैक से रोक देता है। और शुएन डॉट से पूछता है, अच्छा तो तुम वही हो ना जिसने सिल्वा को हरा दिया था? तुमने भले ही उसे हरा दिया हो पर मैं उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं बच्चे। और डॉट शुएन को बताता है, ना भाई मैंने थोड़ी हराया उसे, मैं एशली ने हराया था उसे। और इसके बाद वो शुएन पर अपने एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स से हमला करता है, जिसकी वजह से शुएन के आसपास बहुत सारे एक्सप्लोसिव ट्रैप्स आ जाते हैं। और डॉट उसे बताता है कि ये उसके नॉर्मल एक्सप्लोसिव अटैक से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब नहीं बचने वाला बेटे तू, और अगर तुमने इस पर अपना पैर रख दिया ना हट जाएगा बेटा तू। लेकिन शुएन बहुत ज्यादा चालाक होता है और वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और अपने रोज विप मैजिक का अटैक यूज करके डॉट को पूरी तरह से जकड़ लेता है। और अब डॉट पूरी तरह से फंस चुका है और शुएन उसे कहता है, तुझे क्या लगा तू ये फालतू के ट्रैप्स लगाएगा और मैं हार जाऊंगा? हैं, मैं इस ट्रैप पर पैर रखे बिना ही तुझे हरा सकता हूँ बच्चे। लेकिन डॉट बहुत ही चालाकी से उसे जवाब देता है और उसे कहता है, फंस गए मेरी चाल में, मेरा प्लान तो मैं उस ट्रैप के ऊपर पैर रखवाना नहीं था, वो कोई ट्रैप नहीं बल्कि एक टाइम बॉम्ब है। और तभी वो एक्सप्लोसिव अचानक से फटने लगते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो रोज विप और जादू की छड़ी जलकर राख हो जाती है और डॉट आजाद हो जाता है। अब इसके बाद डॉट अपने बाकी सभी बॉम्ब्स को भी एक्टिवेट कर देता है और उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा होता है कि डॉट इस बैटल को जीत चुका है और फिन उसे कांग्रेचुलेशंस देने लगता है। पर जैसे ही धुआं हटता है तो देखते हैं कि हारने के बाद भी ये शुएन एकदम स्टाइलिश पोज में बैठा होता है नीचे। और तभी मैशले और उसके दोस्तों के पैर जमीन के अंदर धंसने लगते हैं और वो सभी लोग अलग अलग रूम्स में पहुंच जाते हैं। लेंस को पता चल चुका था कि मागियस लुपस ग्रुप का जो मेन प्लान था वो उन सभी को अलग करना होता है। और अब लेंस की मुलाकात मागियस लुपस ग्रुप के एक और बंदे से होती है जिसका नाम था विर्थ। और वो लेंस को बताता है, मेरा तो मन मैशले से लड़ने का था लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी बहुत इजीली हरा दूंगा और मैं मागियस लुपस ग्रुप का थर्ड फैंग हूँ। और दूसरी तरफ डॉट और फिन ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात मागियस लुपस ग्रुप के 2 और मेंबर्स के साथ होती है। और इस लड़की का नाम होता है लव क्यूट, ये कैसा नाम है भाई। और इस छड़ी वाले बंदे का नाम है मीलो और ये मागियस लुपस ग्रुप के 4th और 5th फैंग होते हैं। और उन दोनों को देखकर फिन बहुत ज्यादा डर जाता है और पहले ही हार मान जाता है। ये फिन की तो फट्टू है भाई, लेकिन डॉट उसे समझाता है, ओ फिन उठ जा चुपचाप, अभी से हार मान गया तू। अरे भाई हम नहीं हारने वाले क्योंकि हम सीरीज के मेन कैरेक्टर हैं भाई, हमें मार देंगे तो इनकी सीरीज कैसे चलेगी। और दूसरी तरफ मैशले भी एक अलग रूम में पहुंच जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एबिस से होती है, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और एबिस उसे बताता है, मैं तुम्हारी स्पीड देखकर बहुत इंप्रेस हुआ लेकिन मैंने नोटिस कर लिया था कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर मैशले बहुत ज्यादा डर जाता है और एबिस को झूठ कहने लगता है, नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैं भी मैजिक का यूज कर सकता हूँ। पर एबिस उसे कहता है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और मैं भी तुम्हारी तरह ही एक डिवाइन विजनरी बनना चाहता हूँ और अब हम दोनों को लड़ना पड़ेगा। और ये सुनकर मैशले भी उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और कहता है, आज तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। और अब लेमन को बचाने के लिए मैशले और उसके दोस्तों को 3 बैटल्स जीतने होंगे। अब लेंस और विर्थ के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और लेंस उस पर अपना सबसे पहला हमला ग्रेवियल अटैक से करता है, पर विर्थ बहुत ही चालाकी से अपने मड मैजिक का यूज करके जमीन के अंदर चला जाता है और जिसके बाद वो अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाकर लेंस पर हमला करता है। और लेंस अपनी ग्रेविटी मैजिक से उन सबको कुचल देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो सभी नकली थे जिसे विर्थ ने कीचड़ से बनाया होता है। अब लेंस पूरी फील्ड पे अपने ग्रेवियल मैजिक का यूज करने के बारे में सोचता है, पर जैसे ही वो अपनी स्टिक को ऊपर उठाता है तो वो देखता है कि उसके पैर कीचड़ के अंदर धंस रहे होते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर विर्थ लैन पर मड बॉल्स से हमला कर देता है और लेंस की बहुत बुरी हालत हो जाती है। और लेंस की ऐसी हालत को देखकर विर्थ हंसने लगता है और उसे मागियस लुप के लो रैंकिंग जो मेंबर्स होते हैं उसमें शामिल होने के लिए कहता है। विर्थ लेंस को ये भी बताता है कि उसमें स्किल्स की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो जिस ग्रुप में है उसकी वजह से लेंस पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा। विर्थ लेंस को ये भी बोलता है कि अगर वो मागियस लुपुस ग्रुप में शामिल हो जाएगा तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, लेकिन अगर वो एल्डेडॉम में रहा तो हमेशा कमजोर ही बना रहेगा। और विर्थ की बातें सुनकर लेंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे जवाब देता है कि कोई भी मैजिशियन अपने एनवायरनमेंट की वजह से पावरफुल नहीं होता, बल्कि अपनी स्किल्स की वजह से पावरफुल होता है। और लेंस उस पर फिर से अपने ग्रेवियल मैजिक से हमला करता है, लेकिन विर्थ फिर से मड मैजिक का यूज करके बच जाता है। लेकिन लेंस भी बहुत ज्यादा चालाक होता है और कई सारे स्टोन्स विर्थ की तरफ फेंकता है और उसे बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और विर्थ समझ जाता है कि लेंस एक बहुत खतरनाक ओपोनेंट है। अब विर्थ अपनी पॉकेट से एक सोल्यूशन बाहर निकालता है और लेंस को बताता है कि ये दूसरे स्टूडेंट से एक्सट्रैक्ट किया गया है और उस सोल्यूशन को वो पी जाता है और उसकी पावर लेवल्स एनहांस हो जाती हैं। और तभी उसके पीछे एक मड से बना हुआ बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे विर्थ कंट्रोल कर रहा होता है और लेंस को बताता है कि ये ज़ोरो मैजिक है और इसका यूज बहुत कम जादूगर ही कर सकते हैं। और तभी विर्थ अपने पास्ट को याद करने लगता
लगता है कि कैसे बचपन से उसे सिखाया जाता है कि मैजिक ही सब कुछ होता है और इस दुनिया में सिर्फ पावरफुल मैजिशियंस ही रह सकते हैं। इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खुद को इम्प्रूव करने में लगा दी। अब विर्थ उस मड मॉन्स्टर को लैंस पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन लैंस उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लैंस विर्थ से कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्त भले ही किसी काम के नहीं है, लेकिन उनकी इंसल्ट करने का हक सिर्फ मेरा है, समझे तुम। और ऐसा कहकर वो बहुत ही गुस्से में अपने ग्रेवियोल के एक और मैजिक को यूज करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के चारों तरफ ग्रेविटेशनल पिलर्स आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर पूरी तरह से फट जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर इतनी ज्यादा तेज ग्रेविटी सहन नहीं कर पाता। और ये सब देखकर विर्थ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि लैंस भी एक सेकंड लेवल का मैजिक स्पेल यूज कर सकता है। अब विर्थ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब विर्थ वापस अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे उसके डैड हर वक्त बस उसकी इंसल्ट किया करते थे और उसे फोर्स किया करते थे कि वो तब तक उसे बेस्ट नहीं मानेंगे जब तक वो एक महान जादूगर नहीं बन जाता। इसके बाद लैंस विर्थ को बताता है कि उसे जमीन पर एक बुक पड़ी हुई मिली थी, जो कि शायद उसी की है। वो उस बुक को विर्थ को दे देता है और लैंस उसे बताता है कि उसकी फैमिली भी बिल्कुल वैसी ही है, जो कि किसी भी इंसान को उसके मैजिक और उसके सोशल स्टेटस से जज करती है। और लैंस को पता चल चुका था कि उसे और विर्थ को एक ही तरीके से पाला गया है, लेकिन फिर भी वो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैशले और एबिस के बीच में फाइट चल रही होती है और मैशले बहुत ही तेजी से एबिस को एक पंच करता है, लेकिन एबिस भी कुछ कम नहीं होता और वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से मैशले पर हमला करता है और मैशले बुरी तरह से घायल हो जाता है। एबिस मैशले को बताता है, तुम मेरे सामने नहीं दिख सकते, लेकिन मैशले उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और आगे फाइट करने लगता है। अब वो मैशले को एक डिवाइस दिखाता है जिसके अंदर लेमन कैद होती है और वो मैशले को बताता है कि इस डिवाइस के अंदर लेमन की सारी मैजिकल पावर्स एब्जॉर्ब हो रही हैं और आने वाले 30 मिनट में वो पूरी तरह से पावरलेस हो जाएगी और उसके फेस के ऊपर से वो मार्क भी हट जाएगा और एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगी। अब मैशले अपनी दोस्त को बचाने के लिए एबिस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एबिस के अंदर से बहुत सारे एरोस निकलते हैं और वो मैशले पर हमला कर देता है। एबिस की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि मैशले भी उसकी स्पीड को नहीं देख पाता और तभी एबिस मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार मैशले के पेट में घुसा देता है और मैश पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस तलवार को बाहर निकालने लगता है तो वो बाहर ही नहीं आ रही होती है। मैशले ने उस तलवार को अपने एब्स के मसल से बहुत टाइटली पकड़ लिया था और वो एबिस को पकड़कर इतनी जोर से पंच करता है कि एबिस का फेस मास्क टूट जाता है और मैशले पहली बार एबिस का रियल चेहरा देख लिया था और एबिस की दोनों आंखें अलग अलग होती है और मैशले से पूछता है, अरे ये क्या, तुम्हारी एक आंख लाल क्यों है, तुम नशे वशे करते हो क्या? और एबिस उसे बताता है कि उसकी एक आंख को डेविल आई कहा जाता है और वो जिसे भी देखता है तो उस बंदे के सारे जो मैजिकल पावर्स होते हैं वो कुछ देर के लिए डिसेबल्ड हो जाते हैं, इसीलिए सभी लोग उससे डरते थे। और ये सुनकर मैश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और एबिस को बताता है कि वो उसका डेविल आई का जो अटैक है वो उस पर कभी भी यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैशले के पास तो कोई मैजिक है ही नहीं भाई। पर एबिस उसे कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे मैजिक यूजर्स के लिए उसकी आंख किसी कर्स से कम नहीं है। इन दोनों को दुनिया हेट करती है। और अब इसके बाद एबिस अपना सेकंड मैजिक पावर यूज करता है और उन दोनों के आसपास एक फोर्स फील्ड को क्रिएट कर देता है, जिसके ऊपर बहुत सारे एरोस और निशान होते हैं। एबिस उन एरोस पर बैठकर मैशले पर हमला करने लगता है, पर मैशले जैसे ही उससे पंच करने वाला होता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी स्पीड तो काफी ज्यादा कम हो चुकी है और एबिस उससे बताता है कि इस फील्ड के अंदर मैशले की जो भी पावर्स वगैरह होंगी वो सब एबिस को मिल जाएंगी अब, जिससे कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और एबिस एक के बाद एक लगातार मैशले के ऊपर अटैक करता है और मैशले भी उन सबको बर्दाश्त करके बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है, पर मैशले भी कुछ कम नहीं होता और जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है और पूरी की पूरी जमीन टूटने लगती है और एबिस का बैलेंस बिगड़ जाता है। मैशले को अब मौका मिल चुका था और वो एबिस के ऊपर एक पंच मार के उसकी तलवार को तोड़ देता है। एबिस को समझ आ चुका था कि मैश बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मैश उसके पैर पर अपना पैर रख देता है और उसे वहीं पर रोक लेता है और मैश अपने सभी मसल्स को टाइट करके उसे इतने जोर से पंच करता है जिससे कि वो अपनी ही बनाई हुई फोर्स फील्ड को तोड़कर बाहर जाकर गिरता है और अब मैशले की स्पीड फिर से नॉर्मल हो जाती है। एबिस को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है क्योंकि वो मैशले से हार जाता है, लेकिन वो फिर से मैशले पर लगातार हमले करने लगता है, लेकिन मैशले उसकी बहुत अच्छे से पिटाई करता है और आखिर में उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है और फाइनली एबिस अपनी हार मान लेता है। एबिस सोचने लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उससे बचपन से ही नफरत की और उसे बेसमेंट में लॉक करके रखा था, क्योंकि कोई भी उसकी डेविल आई को नहीं देखना चाहता था और एक बार तो उसके पेरेंट्स ने उसे मारने तक की कोशिश की थी। एबिस आगे बताता है, ये पूरी दुनिया मुझे हेट करती है और किसी न किसी दिन तुम भी मुझे हेट करने लगोगी। लेकिन मैशले बहुत ही नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है और एबिस को कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। लेकिन फिर भी एबिस अपनी डेविल आई की वजह से परेशान होता है, इसलिए वो मैशले को मना करता है और उसे बस एक आखिरी एडवाइस देता है कि आगे चलकर एडल से बिल्कुल भी न लड़े, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैशले एडल से मिला था तो उसने अपनी बस नॉर्मल पावर ही दिखाई थी, लेकिन एडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैशले एबिस से कहता है, तुम्हारी एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं उस एडल से जरूर लड़के रहूंगा। और मैशले वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते एबिस से कहता है, मेरा एटीट्यूड तुम्हारी तरफ कभी नहीं बदलेगा और मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त ही मानूंगा, क्योंकि मेरे डैड ने
मुझे यही सिखाया है और नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से मिलेंगे तब साथ में क्रीम पफ्स जरूर खाएंगे। और मैशले आगे बढ़ जाता है और अब इसके बाद सिर्फ डॉट और फिन की लड़ाई ही बची होती है। लेकिन तभी बाहर हम एक अनजान लड़की को देखते हैं और जैसे ही वो बेसमेंट की तरफ पहुंचता है तो वो डिस्क्लोज मैजिक का यूज करके उस दरवाजे को विजिबल कर देता है और उसे खोल देता है। दरअसल ये बंदा यहाँ पर हेडमास्टर के कहने पर आया होता है। और दूसरी तरफ मिलो अब इस लड़ाई को लव क्यूट के ऊपर छोड़कर चला जाता है वहाँ से। इसके बाद डॉट लव और फिन से सवाल पूछती है, क्या मैं तुम्हें क्यूट लगती हूँ? सच बोलना, तुम भी मुझे पसंद करते हो ना? बोलो बोलो। और लव को मन ही मन यही लग रहा होता है कि वो दोनों भी उसे क्यूट बोलेंगे और उसकी इन हरकतों को देखकर फिन और डॉट शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई क्या लड़की है ये, क्या हरकत है ये। और डॉट लव क्यूट से माफी मांगता है और कहता है हाँ तुम क्यूट तो हो पर मुझे माफ करना, मैं लेमन को अपनी वाइफ मान चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रख सकता, सॉरी मुझे माफ करना। और ये सुनकर लव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डॉट से कहती है, ठीक है तुम मुझे पसंद नहीं करते ना, तो मुझे लगता है अब तुम्हें मर जाना चाहिए। और ऐसा बोलते ही वो अपने टॉर्नेगिस मैजिक का यूज करती है और उन पर अटैक कर देती है। लेकिन डॉट अपने एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स का यूज करके उसके इस अटैक को रोक देता है। लेकिन वो समझ जाता है कि लव उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है और लव बताती है, दुनिया की सभी लड़कियां खूबसूरत होती हैं और तुम सभी बॉयज को सभी लड़कियों की तारीफ करनी चाहिए, समझे तुम? और अगर कोई लड़का ऐसा नहीं करता तो उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। और इस लड़की की ये बेतुकी बातें सुनकर फिन और डॉट हैरान रह जाते हैं और उन दोनों को लगता है कि ये कोई मेंटल केस है, इस लड़की को भी पागल खाने में होना चाहिए। अब लव उन दोनों से पूछती है, बताओ बताओ क्या मैं क्यूट हूँ? और इस बार भी डॉट का जवाब सेम ही होता है, बहन मुझे माफ करना, मैं लेमन से प्यार करता हूँ यार, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं रख सकता, सॉरी। और ये सुनकर लव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है फिर से और अपने मैजिक से अटैक करके डॉट को दूर फेंक देती है। और लव उसे बताती है कि उसके डैड ने उसे बचपन से बताया है कि अगर कोई लड़का उसकी बात ना माने तो वो उसे खत्म कर सकती है। डॉट अब उठकर खड़ा होता है और अपने एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स से लव पर हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है और अब उस धुएं के बीच में किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और तभी डॉट लव के पास जाकर उसकी जादुई छड़ी को छीनने की कोशिश करता है पर लव उसे देख लेती है और अब अपने मैजिक का यूज करके उसे दूर फेंक देती है। लव डॉट से कहती है कि वो उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा और उसका जो दोस्त है मीलो वो किसी को भी अपनी मैजिक का यूज करके पत्थर में बदल सकता है। और अभी मीलो जल्द ही मैशले के पास जाकर उसे भी पत्थर में बदल देगा और उनके पास अब बस 30 मिनट ही बचे हैं मैशले को बचाने के लिए। अब लव अपने मैजिक से डॉट को एक टॉर्नेडो के अंदर फंसा देती है जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है और डॉट को उस टॉर्नेडो के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और अब अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि कैसे एक बार बचपन में एक लड़का उसकी नई जादुई झाड़ू को छीनने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन डॉट की बहन वहाँ पर उस लड़की को भगा देती है और डॉट की सिस्टर उसे हमेशा बताती थी कि उसे गलत के अगेंस्ट हमेशा स्टैंड लेना चाहिए वरना फ्यूचर में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। जब फ्यूचर में उसके दोस्त बन जाएंगे तो उसे उनके लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। अब वो ये भी याद करने लगता है कि कैसे जब उस दिन सिल्वा और लॉरेंस उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं तब मैशले को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उन दोनों से भिड़ गया था। अब इसके बाद लव फिन की तरफ बढ़ने लगती है और तभी डॉट उसके मैजिक को तोड़कर आजाद हो जाता है। ये देखकर लव बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो फिर से डॉट पर हमला करती है उसी टॉर्नेडो वाले अटैक से। लेकिन इस बार डॉट उसके मैजिक को कैंसिल कर देता है। अब डॉट की पावर को देखकर लव भी सोच में पड़ जाती है कि अचानक से डॉट के पावर लेवल्स इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए। और तभी लव की नजर डॉट के माथे के ऊपर एक निशान पर पड़ती है। वो उस मार्क को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि बचपन में उसने सुना था कि जो भी बच्चे इस मार्क के साथ पैदा होते हैं वो कभी कभी अपने अंदर से शैतानी जादुई शक्तियां बाहर निकाल देते हैं जब उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इस मार्क को ईरा क्रियोस कहा जाता है। अब डॉट अपने मशीन गन एक्सप्लोजिव का यूज करता है और लव पर बहुत सारे हमले करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो वो देखता है कि लव को तो कुछ भी नहीं हुआ होता और तब डॉट उसे बताता है कि वो लड़कियों पर कभी भी हमला नहीं करता और लव को वहाँ से भागने के लिए एक लास्ट वार्निंग देता है। इससे पहले कि वो अपना इरादा बदल दे लव बहुत ज्यादा डर जाती है और डॉट को अपनी जान बख्शने के लिए उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब डॉट की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर फिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी एक स्टोन क्रिएचर पीछे से आकर फिन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी टाइम पर डॉट उसे देख लेता है और फिन को बचा लेता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन तभी मीलो वहाँ पर आ जाता है जो कि लव से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि वो फिन और डॉट को नहीं संभाल पाती और ये सुनकर लव भी फीलो से माफी मांगने लगती है। लेकिन अब क्योंकि मीलो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है इसलिए वो डॉट पर अपने स्टोन मैजिक हैंड से हमला कर देता है और दूसरी तरफ डॉट भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था इसलिए वो सोचने लगता है कि अब वो मीलो का सामना कैसे करेगा भाई। और लव उसे बताती है कि मीलो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है लेकिन फिर भी वो मागियस लुपुस ग्रुप का एक हिस्सा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिन और डॉट तो उसके सामने कभी टिक ही नहीं पाएंगे। मीलो के मैजिकल हैंड्स बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी उनके पीछे से एक तलवार आकर मीलो के सभी अटैक्स को तोड़ देती है और सीधा जाकर मीलो के पेट में जाकर घुस जाती है और मीलो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। उसे देखकर डॉट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये किसने किया भाई। मीलो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अभी हुआ क्या और इस पे किसने हमला कर दिया। और तभी वो अपने सामने डिवाइन
विजनरी रियान एमएस को देखता है। ये वही बंदा है, मिस्टीरियस बंदा जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और इस सीरीज की शुरुआत में भी हमने इस बंदे को देखा था उस न्यूज़पेपर में जो कि ब्रैड पढ़ रहा होता है। अब रियान को देखकर मीलो बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है भाई इसे क्या चाहिए, भाई ये इधर क्यों आया। अब मीलो बहुत ही चालाकी से रियान पर हमला करता है और उसके पीछे एक जायंट क्रिएचर को क्रिएट कर देता है, लेकिन रियान अपनी बड़ी स्वॉर्ड की हेल्प से उस क्रिएचर को बीच में से काट देता है। रियान मीलो को बताता है कि वो उसका टाइम वेस्ट कर रहा है बस, क्योंकि रियान के सामने ये बिल्कुल एकदम चिरकुट है चिरकुट। रियान अब हजारों तलवारें क्रिएट करता है और मीलो पर अटैक करता है और उसे खूब पीटने लगता है, और मीलो को भी समझ आ जाता है कि वो एक डिवाइन विजनरी को कभी नहीं हरा पाएगा। ये देखकर लव तुरंत अपना जैकेट उतार देती है और पार्टी चेंज कर लेती है कि अब से वो भी एल्डन नाम का एक हिस्सा है। क्या भाई, ये लव क्यूट भी गद्दारी कर भी निकली, पार्टी बदल लिए। अब मीलो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और रियान से माफी मांगने लगता है, पर रियान उसे लातों से पीटने लगता है और कहता है कि इंसान के एक्शंस उसके वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तभी रियान डॉट की तरफ देखते हुए कहता है कि उन सबको यहाँ पर अब नहीं रुकना चाहिए और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ अब। और डॉट भी रियान की पावर को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, इसीलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाता उसके सामने। अब रियान वहाँ से आगे बढ़ जाता है और सोचने लगता है कि हेडमास्टर ने उसे यहाँ पर इनोसेंट जीरो को पकड़ने के लिए भेजा है, पर तभी रियान को अपने पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होने लगता है, और जैसे ही वो पीछे पलटता है तो देखता है कि मैश बड़े ही आराम से अपना क्रीम पफ खाते हुए आ रहा होता है उसके पास। अब रियान मैश से भी इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचता है और अपने स्पाइडर को बुलाता है जो कि किसी भी मैजिशियन की पावर लेवल्स को चेक कर सकता है। इसके बाद रियान सडनली मैशले पर हमला कर देता है अपनी मैजिकल स्वॉर्ड की हेल्प से, लेकिन मैश उस स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से अपनी 2 उंगलियों से ही रोक लेता है। अब जैसे ही वो स्पाइडर मैशले की पावर लेवल को चेक करता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई मैजिकल पावर होती नहीं है, 0 दिखाता है वो। अब रियान बहुत सारी मैजिकल स्वॉर्ड से मैशले पर हमला करता है, लेकिन मैशले उन सभी स्वॉर्ड्स को एक चेयर बनाकर उन पर बैठ जाता है, जिसे देखकर वो स्पाइडर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि मैशले की मैजिक पावर्स अभी भी 0 ही शो हो रही होती हैं। अब रियान को यकीन हो चुका था कि मैशले इनोसेंट जीरो का आदमी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो एक आखिरी टेस्ट लेना चाहता था और वो बहुत सारे स्वॉर्ड से मैशले पर हमला करता है, पर मैश भी उसी की एक स्वॉर्ड को बैट बनाकर दूसरी स्वॉर्ड्स को बॉल समझ के हिट करने लगता है और उन सभी को रोक देता है। रियान अब मैशले से उसका नाम पूछता है और तभी उसे हेडमास्टर की बातें याद आती हैं, जब उन्होंने कहा था कि उनकी एकेडमी में एक बहुत ही यूनिक स्टूडेंट आया है जो कि नेक्स्ट डिवाइन विजनरी बनने के लायक है, और रियान समझ जाता है कि मैशले ही वो स्टूडेंट है, इसीलिए वो मैशले से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है उससे, और उसे अपना एक मैजिकल रुमाल देता है जो कि किसी भी घाव को आसानी से ठीक कर सकता है। अब रियान उसे बताता है कि वो मैशले की पावर को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका है, लेकिन एडल एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है और अभी इस वक्त उस बंदे के पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइंस है जो कि उसने चुरा रखे हैं, इसीलिए वो डिवाइन विजनरी बनने के बहुत ज्यादा करीब है। अब रियान वहाँ से जाने लगता है और मन में मैशले के बारे में सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है, वहाँ पर ये मैशले डिवाइन विजनरी तो जरूर बन जाएगा, लेकिन उसे खुद को किसी भी मैजिकल यूजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो करना होगा। अब मैशले को एक दरवाजा दिखाई देता है और उसके अंदर जाने के बारे में सोचता है, पर तभी उसे मेलन से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है। मैशले को समझ नहीं आ रहा था किस दरवाजे को पुश करना है या पुल करना है इसीलिए वो उसे अपने हिसाब से खोलने के बारे में सोचता है और वो दरवाजा टूटकर गिर जाता है और अंदर एडल मौजूद होता है जो कि मैशले को देखता है और कहता है, कौन है, क्या तुम ऐसे ही सारे दरवाजे तोड़ दोगे? और मैशले बहाना बनाते हुए कहता है, मैंने तो सिर्फ हल्का सा नॉक किया था, लेकिन ये दरवाजा टूट गया। अब हम देखते हैं कि मैश को देखकर अपने सामने एडल बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये मैशले एबिस को हरा चुका है, और अब एडल या एबल जो भी है भाई इसका नाम है, इसको लगता है कि एबिस की इविल आई के सामने सिर्फ डिवाइन विजनरी रियान ही टिक सकता है, लेकिन मैशले ने तो एबिस को भी हरा दिया होता है, मतलब कि वो डिवाइन विजनरी जितना स्ट्रॉन्ग है। अब एबल मैशले को बताता है कि इस दुनिया में ऐसे लोगों को रहने का कोई भी हक नहीं है जिन्हें मैजिक तक यूज करना नहीं आता और जो कमजोर होते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ रिसोर्सेज को लेना जानते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ देते नहीं है। और अब एबल डिवाइन विजनरी बनके इस पूरे सिस्टम को ही चेंज करना चाहता है और उन्हें खत्म कर देगा जिन्हें मैजिक यूज करना नहीं आता। अब ये सुनकर मैशले को अपना बचपन याद आ जाता है जब वो अपने फादर रेग्रो के साथ रहता था। रेग्रो को पता होता है कि मैशले कोई भी मैजिक वगैरह यूज नहीं कर सकता, लेकिन बचपन से मैशले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसके बाद मैशले एबल को बताता है कि उन दोनों की सोच बहुत ज्यादा अलग है, इसीलिए वो कभी भी दोस्त तो नहीं बन पाएंगे। और तभी एबल मैशले पर अटैक कर देता है और उस पर बहुत सारे पपेट्स फेंकता है, और दूसरी तरफ लव भी उस रूम के अंदर पहुंच जाती है और देखती है कि अंदर तो एबल और मैशले की लड़ाई चल रही होती है, और इसीलिए वो जल्दी से दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है और मैश भी उन सभी पपेट्स को एक एक करके पंच करता है, जिसकी वजह से वो सभी टूटने लगते हैं। लेकिन मैश नोटिस करता है कि उनके अंदर से एसिड निकल रहा होता है। अब एबल मैशले को बताता है कि इन पपेट्स के अंदर एसिड भरा हुआ है जो कि उसे नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैशले एक पपेट का हेड उठाकर बाकी के जो पपेट्स होते हैं उन पर एक बॉलिंग बॉल की तरह फेंकता है उन्हें, और वो सभी टूट जाते हैं। और ये देखकर लव हैरान रह जाती है। मैश कहता है, अच्छा तो तुम कमजोरों को मारना चाहते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो इससे तुम खुद कमजोर साबित हो जाओगे। इसके बाद मैशले उससे पूछता है, लेमन कहाँ पर है, बताओ मुझे। लेकिन एबल कहता है, अबे कौन है, कौन लेमन, मुझे नहीं पता। इसके बाद एबल अपने 3 पपेट्स निकालता है और मैशले को खत्म करने के लिए भेजता है, और उसे लग रहा था कि मैशले उनमें से एक पपेट को भी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन मैश बहुत ही आसानी से उन तीनों पपेट्स को एक ही पंच में खत्म कर देता है। एबल को उसका कॉन्फिडेंस बहुत
बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैशले पर अपना पपेट मैजिक यूज करके उसके हाथों को कंट्रोल में ले लेता है और मैशले खुद को ही पंच करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है और एबल मैशले को बताता है कि ये लड़ाई अब वन साइडेड लग रही है भाई और इसमें कोई मजा नहीं आ रहा। और तभी वो फिन को भी वहाँ पर ले आता है जिसने उसे पहले ही पपेट में कन्वर्ट कर दिया था। एबल ये भी बताता है कि वो डॉट को भी एक पपेट बनाना चाहता है, लेकिन क्योंकि डॉट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था इसलिए वो उसे पपेट में कन्वर्ट नहीं कर पाया और मैशले को फिन के साथ फाइट करनी होगी। लेकिन मैशले अपने हाथों को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता था और अगर उसने ऐसा किया तो एडल फिन को खत्म कर देगा। फिन मैशले के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और मैशले को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों का यूज नहीं करता और एक ही जगह पर खड़ा रहता है। और कुछ टाइम बाद फिन की कुल्हाड़ी टूट जाती है, लेकिन मैश अभी भी खड़ा हुआ था और मैशले की स्ट्रेंथ को देखकर एडल और लव दोनों के दोनों हैरान रह जाते हैं। अब मैशले अपनी पॉकेट से वो गोल्ड कॉइन निकालता है और एबल को दिखाता है और कहता है ठीक है तो तुम्हें ये गोल्ड कॉइन चाहिए ना, लो तुम इसे रख सकते हो। और मैशले उस गोल्ड कॉइन को ट्विस्ट करके एबल की तरफ फेंकता है, लेकिन उस गोल्ड कॉइन की वजह से फिन पर लगे हुए मैजिकल जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो टूट जाते हैं और फिन वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और वो गोल्ड कॉइन घूमकर मैशले के ही पास आ जाता है फिर से। अब मैशले एबल को चिढ़ाते हुए कहता है शायद इस गोल्ड कॉइन को मुझसे प्यार हो गया है और ये मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता। और अब एबल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मैशले को अपनी मैजिकल स्ट्रिंग्स में बांध देता है और मैश की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन मैश भी बहुत ज्यादा जोर लगाता है जिसकी वजह से उल्टा एबल की उंगलियां ही टूटने लगती हैं। अब मैशले बहुत ही तेजी से एबल की तरफ भागते हुए जाता है और उसके मुंह पर अपना घुटना दे मारता है और ये देखकर लव भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। एबल को समझ आ जाता है कि मैशले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है और इसीलिए अब वो अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्पेल यूज करता है और अब एबल की मैजिक की वजह से मैशले एक पपेट में बदल जाता है। एबल उसके पास जाता है और मैशले की पॉकेट से उस गोल्ड कॉइन को बाहर निकालने के लिए वहाँ पर हाथ डालता है और देखता है कि उसके हाथ में गोल्ड कॉइन की बजाय एक क्रीम पफ आ गया है और मैशले एबल को एक जोरदार पंच मारता है और एबल दूर जाकर गिरता है। अब मैशले वापस से अपना क्रीम पफ ले लेता है, लेकिन एबल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मैशले आखिर नॉर्मल कैसे हो गया भाई, मैंने तो इसे पपेट में बदल दिया था, क्योंकि आज तक उसके पपेट मैजिक में कोई भी इंसान हिल भी नहीं पाया। लेकिन तभी एबल को रियलाइज हो जाता है कि जैसे ही एबल ने उसका क्रीम पफ बाहर निकाला तब मैश के स्पाइनल रिफ्लेक्स ने तुरंत रिएक्ट किया क्योंकि उसे लगा कि उसका क्रीम पफ खतरे में है जो कि उसका फेवरेट है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल हो जाता है। अब एबल डिसाइड करता है कि वो मैश को अपने अल्टीमेट स्पेल से हरा डालेगा जो कि सेकंड लेवल का मैजिक होता है और अपने मैजिक से एक बहुत बड़े पपेट को बाहर निकालता है और मैशले से कहता है ये पपेट अपने 100 मीटर के रेडियस तक किसी भी इंसान को पपेट में कन्वर्ट कर सकता है और इसे टच करने से ही कोई भी इंसान पपेट बन जाता है क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी इनविजिबल स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं और तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो मैश, क्योंकि आज तक मैंने किसी पर भी अपने इस अटैक को यूज नहीं किया था। लेकिन मैश उस बड़े से पपेट को भी पूरी तरह से तोड़ देता है और एबल के पसीने छूट जाते हैं और सोचता है ओ भाई क्या ये वन पंच मैन है क्या ये। और मैश उसे बताता है कि उसने तो सिर्फ पपेट पे जो लगे हुए थे इनविजिबल स्ट्रिंग्स उनको तोड़ा है बस, जिसकी वजह से वो पपेट हार गया। लेकिन लव ने सब कुछ देख लिया था। दरअसल वो जो इनविजिबल स्ट्रिंग्स थे वो जैसे ही मैश को टच करने वाले थे तभी मैश ने उन स्ट्रिंग्स को पकड़ लिया होता है और जोर से खींचकर तोड़ दिया ताकि वो उसे कंट्रोल ना कर पाए। और एबल को भी ये चीज समझ आ जाती है कि मैश ने उसके स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक को कैसे हराया। अब एबल गुस्से में वापस अपने पपेट को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन मैश इस बार उन सभी पपेट्स को एक मुक्का मार के चकनाचूर कर देता है और बहुत ही स्पीड से एबल के पीछे जाकर उसे जमीन पर पटक देता है। और एबल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि उसकी मदर कितनी ज्यादा काइंड और जेंटल थी और सभी के सभी इंसानों को इक्वल ही ट्रीट करा करती थी और मैजिक और नॉन मैजिक यूजर्स को भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया करती थी। और एक दिन वो गरीबों में खाना बांट रही होती है और तभी एक गरीब इंसान उनके पास आया और उसने एबल की मॉम का मर्डर कर दिया ताकि वो सारा का सारा खाना अपने साथ लेकर जा सके। और एबल को लगने लगा कि उनकी मॉम की जो डेथ हुई थी वो उसकी काइंड नेचर की वजह से ही हुई थी और इस सोसाइटी में सभी लोगों को खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए उसने मागियस लुपुस ग्रुप को ज्वाइन किया ताकि अपने प्लान्स पर काम कर सके। लेकिन अब क्योंकि वो हार चुका था तो मैशले उससे लेमन का पता पूछता है और कहता है शायद तुम इतने बुरे आदमी भी नहीं हो, ये सब कुछ तुमने अपनी मॉम के लिए किया। और अब एबल सभी बच्चों को नॉर्मल कर देता है और अपने मैजिक से लेमन को भी वहाँ पर ले आता है और फिन भी होश में आ जाता है और वो तीनों सेलिब्रेट करने लगते हैं वापस मिलने की वजह से। और तभी डॉट भी वहाँ पर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था और इसके चेहरे को क्या रखा भाई ये क्या है, और चारों भंगड़ा पाने लगते हैं। और तभी फिन पूछता है अरे ये लेंस कहाँ पर है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लेंस कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी रियान वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है और उसे लेंस पर शक होता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन लेंस उसके अटैक को बहुत ही इजीली रोक देता है और रियान भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अब लियांस अपना मैजिक यूज करके अपने असली रूप में आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो बंदा लेंस नहीं था भाई, बल्कि इनोसेंट जीरो का ही कोई मेंबर होता है और अपना नाम सेल वॉर बताता है। और रियान भी बताने लगता है कि इनोसेंट जीरो एक डार्क मैजिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी की शैडोज में काम करती है। और रियान सेल से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो स्कूल में। और सेल कहता है हम लोग यहाँ पर किसी खास चीज को ढूंढने आए हैं और इसके लिए हमने एबल को यहाँ पर भेजा था, लेकिन अब क्योंकि एबल अपने मिशन में फेल हो चुका है इसीलिए अब एबल को मरना होगा। और रियान उस पर अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके बीच में एक बहुत बड़ा चाकू आ जाता है
है और तभी एक दूसरा बंदा भी वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम जॉन पियर होता है और वो एक सीरियल किलर और एक कैनिबलिस्ट होता है। कैनिबलिस्ट वो होते हैं जो कि इंसानों को ही खाते हैं और वो से कहता है तो अब तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। और दूसरी तरफ सेल वहाँ से भाग चुका था ताकि वो एबल को मार सके और उसे देखकर रियान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि भाई अब तो ये गए भाई, मैश और उसके दोस्त कभी भी इनको नहीं हरा पाएंगे क्योंकि लोग डिवाइन विजनरी के लेवल के हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेग्रो और ब्रेड एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं और रेग्रो को बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है कि कहीं सबको ये पता न चल जाए कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता और ब्रेड को भी इस बात की बहुत चिंता होती है क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो फिर उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा और ब्रेड के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और दूसरी तरफ मैश, फिन और ये डॉट अभी तक सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और भांगड़ा पा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे माग्यूस लुपस ग्रुप को हरा दिया था और उन सबको इस तरह से देखकर एडल और लव सोचने लगते हैं कि भाई कब तक ये भांगड़ा पाते रहेंगे, ये क्या है, ये इतनी भी क्या खुशियां हैं। अब मैश बोलता है अरे भाई मुझे बाथरूम जाना है, जरा मैं आया रुको, और वो वहां से चला जाता है। और जैसे ही मैश वहां से जाता है इनोसेंट जीरो का वही मेंबर जिसका नाम सेल है वो यहाँ पर आ जाता है और आते ही उन तीनों को साइड में धकेल देता है। और अब जैसे ही डॉट सेल की आंखों में देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने सेल की खतरनाक प्रेजेंस को फील करा होता है। अब इसके बाद वो एबल के पास पहुंच जाता है और उसकी चोट देखकर उससे पूछता है हाँ वे हार के लगता तुम इस लड़ाई में। और एडल को बहुत ज्यादा कोसने लगता है तुम तो स्कूल में भी टॉपर कहलाने के लायक नहीं थे और तुम मेरे लिए वो चीज भी नहीं ढूंढ पाए जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था यहाँ पे, भाई अब तो मैं मरना पड़ेगा यार। और सेल्वोर उसके हाथों को कंट्रोल करके उसका गला दबाने लगता है और तभी मैशले वहां पर आ जाता है बहुत सारी क्रीम पफ्स लेकर ताकि वो लोग पार्टी कर सके। और ये देखकर सेल भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है भाई क्या है बंदा, इसे पता नहीं क्या यहाँ पे चल क्या रहा है। मैश के फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये इतने सारे क्रीम पफ लेकर आया कहाँ से भाई। और तभी एक मक्खी मैशले की नाक पर बैठ जाती है और मैशले बहुत जोर से छींक मारता है और उसके हाथ से सारे के सारे जो उसके क्रीम पफ्स थे वो उड़कर इस सेल वॉर के चेहरे पर जाकर लगते हैं। ये देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं भाई गया मैश तो अब नहीं बचता है, ये जान के तो नहीं कर दिया इसने मैश ने। और मैशले सेल को सारे के सारे क्रीम पफ्स को लुटाने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग उसे खाने वाले हैं और सेल उन सभी क्रीम पफ्स को नीचे जमीन पर गिर देता है और मैशले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन अचानक से सेल के सिर में दर्द होने लगता है और सोचने लगता है कि कहीं ये रेजोनेंस तो नहीं है। जैसे ही ये मैश यहाँ पर आया मेरे सिर में दर्द होने लगा, लगता है यही वो लड़का है जिसे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन अभी एबल को खत्म करना ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद वो अपने मैजिक से बहुत बड़ी स्पाइक बॉल क्रिएट करता है जो कि एबल की तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो अटैक उसे लगने ही वाला होता है कि तभी एबिस बीच में आकर उसे बचा लेता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और एबिस मैश से कहता है सॉरी मैश, शायद हम साथ में क्रीम पफ्स नहीं खा पाएंगे। अब मैश बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जमीन पर पैर मारता है जिससे कि सारे के सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं और मैश एक पत्थर को किक करके सेल की तरफ फेंकता है। हालांकि सेल उसे कैच कर लेता है और उसे धमकी देते हुए कहता है मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है और अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और उसकी बातें सुनकर ये सेल हंसने लग जाता है और हवा में फ्लोट करने लगता है ताकि मैश से लड़ सके। अब सेल अपने मैजिक का यूज करता है और मैशले पर हमला करता है लेकिन मैश एबिस को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है और सभी स्पाइक्स को मुक्का मार के तोड़ने लगता है। अब मैशले को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर एबल सोचने लग जाता है कि मैश भाई ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और एबिस भी एक नंबर का गधा है, मेरे को बचाने चला आया ये। अब एबल अपना पास्ट याद करने लगता है कि कैसे उसकी मॉम ने एक बार उसे कहा था कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हमें हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। और एबिस को भी याद आने लगता है कि कैसे बचपन से उसके पेरेंट्स ने उसे हमेशा दूर रखा और एक कमरे में बंद करके रखा क्योंकि उसके पास ईविल आई थी। लेकिन जब वो एबल से मिला तो उसने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसकी आय को एक नया पर्पस देगा और उसे खुद के लिए इस्तेमाल करेगा। एबिस को डर होता है कि कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा लेकिन एबल ने उसे एक्सेप्ट किया और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एबल अपनी आय को कवर करे या नहीं। एबल मैश को भी देख रहा होता है कि कैसे वो लगातार पंचेस मारकर उसके सारे अटैक्स को रोक रहा है। अब एबिस एबल से कहता है तुम चले जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। और एबल नोटिस करता है कि उसकी मदर और एबल बिल्कुल एक जैसे ही हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा काइंड हैं और हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। और मैश की हालत को देखकर ये डॉट को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है पर इतने पावरफुल आदमी के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। और ये सब देखकर सेल बहुत ज्यादा बोर हो रहा है और सब कुछ जल्दी से खत्म करने के बारे में सोचता है। इसलिए अब वो मैशले के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक्स करने शुरू कर देता है जो कि पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। वो शार्प कार्बन स्पाइक्स मैशले को लगने ही वाले होते हैं कि तभी एक हाथ बीच में आकर उससे प्रोटेक्ट कर लेता है और बाद में हमें पता चलता है कि वो हाथ तो एबल की पपेट का होता है जिसने मैश को बचा लिया था। एबल सेल्वर को बोलता है मैं हमेशा सही के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन तभी सेल उस पर फिर से अटैक करके उसकी उस डॉल को तोड़ देता है और मैशले चुपके से इस डॉल में छुप जाता है ताकि सेल के करीब आ सके। और मैश बाहर निकलकर सेल को एक जोरदार पंच मारता है और उसका फेस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। लेकिन सेल को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने मैजिक से फिर से अपने फेस को रिकवर कर लेता है। अब मैशले की स्ट्रेंथ को देखकर सेल बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और पूछता है ओ लड़के तुम कौन सा मैजिक यूज करते हो। मैश यहाँ पर कुछ नहीं कह पाता और कहता है पावर मैजिक का। सेल को लगता है कि ये भाई बहाने मार रहा है, ये नहीं बताना चाहता मेरे को कौन सा मैजिक यूज करता है और अपने पॉकेट से एक मिरर निकालता है और बताता है कि एक पावरफुल मैजिक आइटम है जो कि किसी भी स्पेल को रिफ्लेक्ट करके अपने ओपोनेंट की तरफ भेज देता है। डॉट ये देखकर हैरान रह जाता है। डॉट मैश से बोलता है ओ भाई मैश अपना कोई भी मैजिक यूज मत करियो वरना तेरा मैजिक तुझे ही आकर लग जाएगा। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और सेल मैश को अपना मैजिक यूज करने के लिए फोर्स कर रहा होता है लेकिन मैश बिना किसी परेशानी के बहुत स्पीड से
से एक किक मारता है उस मिरर के ऊपर और उसे तोड़ देता है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये मैश तो बिल्कुल भी मैजिक यूज कर ही नहीं सकता। और वो सभी लोग पास्ट में हुए जो इवेंट्स थे उनके बारे में भी सोचने लगते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि मैश ने एक बार भी अपने मैजिक का यूज नहीं किया और अपनी ताकत के दम पर अभी तक सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन ये बात उन्हें नामुमकिन सी ही लगती है। और तभी सेल के हाथ में एक अजीब सा मार्क आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये जो मार्क है ये मैशले को टच करने की वजह से हुआ है अभी। और सेल के पीछे एक डायमेंशन टूट कर ओपन हो जाती है और उसमें से 2 हाथ बाहर आते हैं और सेल्वोर कहता है, भाई बहुत मजा आया आज, पर मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे मैश। और सेल्वोर वहाँ से चला जाता है। अब मैश कहता है, अच्छा हुआ चला गया, हमें जल्दी ही एबिस को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और जाते जाते एबिल मैशले को बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान बहुत ही जल्द उतारूंगा। मैश के दोस्त उसके पास आते हैं जो कि उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हैं, लेकिन वो मैश को बताते हैं कि अगर भाई किसी को भी पता चल गया ना कि तुम मैजिक नहीं यूज कर सकते तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, नहीं उससे भी बुरा होगा तुम्हारे साथ। और मैशले बड़ाहट में कहने लगता है, मैं तो मैजिक यूज कर सकता हूँ। मैश के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि शायद इसके कुछ पर्सनल रीजंस होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर आया है। और सभी लोग मैश इससे प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग इसे सीक्रेट ही रखेंगे, पर उन्हें बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वो लोग मैश के साथ मिले हुए हैं तो उन्हें भी सजा जरूर मिलेगी। पर भाई यही तो होती है दोस्ती, सैल्यूट यार तुम लोगों को। लेकिन तभी एक स्टूडेंट ये सब कुछ सुन लेता है जिसे एबल ने पहले पपेट बनाकर रखा होता है। वो लड़का कहता है, इस एकेडमी में सिर्फ मैजिक यूजर्स ही आएंगे और मैं सभी टीचर्स को ये बात बता दूंगा, मुझे पता चल चुका है कि मैशले मैजिक यूज नहीं कर सकता, अब कोई नहीं बचेगा, सबके सब गए तुम लोग। और मैश के फ्रेंड्स ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई अब क्या करेगा मैश। लेकिन मैश को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई और अपना मस्त क्रीम पफ खा रहा होता है। और एंडिंग में हम एक डरावनी सी जगह को देखते हैं जहाँ एबल अपने फादर इनोसेंट जीरो के पास आया होता है और वो अपने फादर से कहता है, जी डैड हमें वो चीज मिल चुकी है जिसे हम ढूंढ रहे थे। और ये सुनकर इनोसेंट जीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सेल से कहता है, जल्द से जल्द उसे हासिल कर लो। और इस सीरीज का दूसरा पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। और गाइज इस बार लाइक एम रखते हैं 5 के लाइक्स का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।